Jai Hind everyone. In this video, we are going to see Sociology Paper 1, proper copy of Saurabh Sharma sir. He scored 146 marks in the Sociology paper. So this is the first question. This is paper 1. History is past sociology. Sociology is present history. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज़ पास्ट सोशोलॉजी. इसका मतलब क्या है कि when we are reading history, now we are more concerned with society rather than the rulers only. है ना, जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन भी आते हैं कि हाउ वाज द व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी और इकोनॉमी ड्यूरिंग ऋग्वैदिक फेज. तो वो सब कहाँ पे है, वो सोशोलॉजी का ही तो पार्ट है, राइट. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिस्ट्री अब बस एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की नरेशन नहीं है, वो उस समय की सोसाइटी को पढ़ने की एक अटेम्प्ट है. सोशोलॉजी इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन सोशोलॉजी हम सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स है, उनको क्या कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बिकम द प्रेजेंट हिस्ट्री. समथिंग लाइक दैट वी कैन राइट. लेट्स सी सर ने क्या लिखा है. हावर्ड डिस्क्राइब हिस्ट्री एज पास्ट सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी एज प्रेजेंट हिस्ट्री. देखा, नाम पता है तो कितना बेनिफिट हो जाता है, बात ही ख़त्म कर दी. Depicting a strong linkage between the two disciplines which can be found in the works of early sociologists. ठीक है. यहाँ पे लिखा है कि दरखाइम स्टडी ऑफ फिलोसॉफिकल डेटा, सॉरी, दरखाइम स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ऑन सुसाइड रेट्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़. तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल हुआ सोशोलॉजी को पढ़ने के लिए. मार्क्स की थियरी मार्क्स की थियरी या फिर वर्क था ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म of understanding the evolution of human society was through the lens of dialectics and conflict. मार्क्स ने भी एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन दिया प्रिमिटिव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी का. वेबर ने भी सेम ही चीज़ करी. उसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो था उसके बारे में बोला कि कैसे हिस्टोरिकल प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है वो एक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लेकर आए. फिर उसके बाद शेल्स ने भी डिस्क्राइब दैट सोशोलॉजी इमर्ज्ड फ्रॉम हिस्ट्री. ठीक है. Indian sociologists also heavily relied on historical analysis to bring about a rich understanding of Indian society. तो यहाँ पे जी.एस. घूरे की बात हुई कि जी.एस. घूरे's Indology work such as Caste and Race in India. Her student इरावती कार्वे also relied on epics such as महाभारत and रामायण. फिर उसके बाद लुई डुमो relying on पी एन केन्स राइटिंग. ठीक है. टी एन मदन रेफरिंग टू रजत, ये कोई नाम है, रजत रगोई, in his study of Kashmiri Pandits. Some difference between the two discipline क्या है? Sociology is more analytical, history is more descriptive. Sociology goes for generalization. Sociology also tries to solve problem at of the present society. इसी को कहते हैं reformative sociology. और ये जो स्कूल है ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ? तो दैट वाज यूएसए. ठीक है. यूएसए में रिफॉर्मेटिव सोशोलॉजी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है. विद न्यू मेथडोलॉजीज लाइक कंटेंट एनालिसिस द गैप बिटवीन द टू डिसिप्लिन इज श्रिंकिंग. बात तो सही, सर ने एकदम सही लिखा. बट आई थिंक ना, व्हाट हाउ आई वुड हैव रिटन इज कि मैं ये सब हेडिंग्स का यूज़ करता कि हिस्ट्री इज़ प्रेजेंट सोशोलॉजी, और फिर उसके बाद हिस्ट्री इज़ पास्ट सोशोलॉजी एक हो जाती और सोशोलॉजी इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री ये मेरी दूसरी हो जाती, राइट. तो हमारे एक सर थे, शायद उनका नाम राहुल शाह था. तो उन्होंने उनके 170 मार्क्स आए थे सिर्फ पेपर वन में. सिर्फ पेपर वन में 171 मार्क्स आए थे, 170 मार्क्स आए थे. तो वो कहते थे कि मतलब कोशिश करनी है कि लिखना तो सेम है जो हम पढ़ के गए हैं कि सोशलॉजी और हिस्ट्री का, बट ट्राई टू राइट योर हेडिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन और अपनी स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मोल्ड करना आना चाहिए. आगे चलते हैं. यहाँ पे लिखा है कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एग्जामिन द इवॉल्विंग स्कोप ऑफ सोशोलॉजी. ठीक है. हाउ इट इज़ अडेप्टेड टू स्टडी एंड एड्रेस द कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज. ठीक है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से स्कोप ऑफ सोशोलॉजी कैसे बदल रही है, पहला. फिर इसी के साथ साथ
हाउ इट हैज़ अडेप्टेड, तो फिर इसीलिए सोशोलॉजी जो है वो अडेप्ट कर रही है ताकि वो कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ को समझा सके। कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ क्या हैं? जैसे कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज़्म, चलो ये भी छोड़ो, ट्रेड प्रोटेक्शनिज़्म छोड़ो, हम कहेंगे कि रेशियल अटैक्स हो रहे हैं, पहला तो ये। फिर उसके बाद बॉर्डर्स को क्लोज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि रेशियल अटैक्स बॉर्डर्स को क्लोज़ कर रहे हैं। और क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ प्लस वर्सेस जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं उनकी कोलिजन हो रही है, जो हमारा कल्चर है उसकी वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद पैरोकियलाइजेशन भी हो रही है, और हम कहेंगे कि जनरलाइजेशन भी हो रही है कुछ कल्चर की। एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल में हम कहेंगे कि फास्ट फूड जो है उसकी पैरोकियलाइजेशन इंडिया में हो गई, और इंडिया का जो योगा था वो ग्लोबली चला गया, है ना। तो ऐसे करके तो अब सोशोलॉजी कैसे इमर्ज कर रही है? सोशोलॉजी जो है इवेंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रही है, नंबर वन। जो इवेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स आती है जैसे कि फोमो, फोफो, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। ये सब क्या है? ये सब सोशोलॉजी तो है। और क्या है कि पहले लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट होता था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। अब लोगों को फोफो हो रहा है, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। फाइंडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यू आर कि मतलब ऐसे कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो जस्ट बिकॉज यू फील कि कुछ उल्टा सीधा पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हो रही हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद डीप फेक हो गया, है ना। तो ऐसे सारे फिनोमिनास को सोशोलॉजी हेल्प करती है कि ऑनलाइन अनोनिमिटी की वजह से क्या है, एक सेंस ऑफ अनोमी आ गई है, और उसकी वजह से सोशल कंट्रोल है नहीं, है ना। तो ऐसे करके कि सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। अब जो मेन चीज़ होगी वो ये होगी कि भाई तुम लिखते कैसे हो। उल्ड्रिच बेक है, उन्होंने अपने एक वर्क जिसका नाम है रिस्क सोसाइटी, आर्ग्यू किया है कि ग्लोबलाइजेशन इज अनफोल्डिंग न्यू प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़। स्कॉलर्स जो हैं उसको देखते हैं कि सोशोलॉजी जो है इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, बिकॉज जो स्टेट सोसाइटी इज़ अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। वो कह रहे हैं कि स्कॉलर्स कह रहे हैं सोशोलॉजी इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, क्योंकि सोसाइटी ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स है। क्यों? जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, राइट, जिसकी वजह से ग्रेटर वल्नरेबिलिटी जो है वो वुमेन, पुअर, इनके ऊपर ज़्यादा आ रही है। The focus on globalization are strengthening one identity and one hard r- raising hard racing demand for global citizenship, ठीक है। which while the forces of revivalism जो हैं वो इसके एक्ट कर रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक जगह पे डिमांड आ रही है कि हम एक ग्लोबल सिटीज़न हैं, ठीक है। ग्लोबल सिटीज़नशिप या फिर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान दें, या फिर पेट्रियाटिक एंड नेशनल वैल्यू पे ध्यान दें, वैसे करके, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एथनोसेंट्रिसिज्म एंड फंडामेंटलिज्म इज ऑल्सो ऑन द राइज अगेंस्ट द मॉडर्नाइजेशन थियरी विच 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 वाउच फॉर यूनिफॉर्म आइडेंटिटीज़। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, तुम कह लो कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है और लोग जो हैं वो यूनिवर्सल आइडेंटिटी चाहते हैं, लेकिन एथनोसेंट्रिसिज्म एंड फंडामेंटलिज्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि हमको दिखता भी है। कहाँ पे दिखता है? अफगानिस्तान में दिखता है। वी सी इट इन ईरान ऑल्सो, वी सी इट इन नॉर्थ कोरिया। चलो नॉर्थ कोरिया थोड़ा फार फेच्ड हो जाएगा, बट वी सी एथनोसेंट्रिसिज्म इन यूएसए, कनाडा, जहाँ पे रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। तो एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब ये होता है जैसे इंडियंस को अभी हमने देखा ना सोशल मीडिया पे, इंडियंस इंडियन एंड इंडियन कल्चर को ऐसे दिखा रहे थे कि भाई ये लोग क्या ही करते हैं ना, दैट वी आर वेरी नास्टी, वो सब चीज़ें। तो एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब ही ये होता है। एथनो का मतलब ये होता है कि मेरे एथनिक वैल्यूज़ के सेंटर में रखकर मैं तुमको जज करूँगा। फॉर एग्जांपल हम भी करते ही हैं, जैसे हम ट्राइबल को कह देते हैं कि भाई ये चींटियों की चटनी खाते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये एथनोसेंट्रिसिज्म है। हम कह देते हैं साउथ ईस्ट एशिया वाले जो हैं ये तो कीड़े खाते हैं, ये तो एथनोसेंट्रिसिज्म है। जो जापानी है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो तो कुत्ता खाते हैं, बीफ खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या ही एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव है,
कि हम इसमें ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो वो इसीलिए क्योंकि भाई मैं एक परिवार में पैदा हुआ, और अगर मैं वहाँ पैदा होता तो मैं शायद नॉन वेजिटेरियन नहीं होता। तो बस वो चीज़ कि मतलब यू रिस्पेक्ट द डिफरेंस, एंड तुम उसको डिस्गस्टेड फील नहीं करते, आप बस कहते हो कि हाँ ठीक है, डिफरेंस है, इट इज़ ओके, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। In this context, sociology has distinctive and interesting choices to make. पहला है interdisciplinary approach needs to be the way forward. For sociology can be an elastic science. Moreover, consequences of different research stands, example feminist, subaltern, functionalist, Marxist, needs to come together for understanding the daily problems and prescribing solutions for the same. Very generalistic answer, very simple answer. And sir जो है, he is not using any headings, बट मैं तो यही कहूँगा कि जितनी हेडिंग्स होती है ना उतना ज़्यादा आसान होता है, यू आर एबल टू टेल देम एंड यू आर ऑल्सो एबल टू कीप अ ट्रैक, कि मतलब आप वो कर पाए कि नहीं। यहाँ पे लिखा है ना, हाउ इट हैज़ अडेप्टेड टू स्टडी, ये हो गया। तो हाउ इट हैज़ अडेप्टेड, तो यहाँ पे कह रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। फिर उसके बाद मल्टी कॉजल एक्सप्लेनेशन कर लो। फिर उसके बाद कह दो कि क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस रिसर्च मेथडोलॉजीज कर लो, है ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल दोनों का इस्तेमाल कर लो, एंड है ना, एंड एड्रेस द कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज। तो तो फिर इसके अंदर वही लिख देंगे कि एक एक्सप्लेनेशन देती हैं, है ना, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है जो कि लॉजिकल और रैशनल होती है, राइट। फॉर एग्जांपल, जो हमने देखा, ग्लोबली देखा, प्रोटेक्शनिज्म, तो इट इज़ ड्रिवन बाय व्हाट, इट इज़ प्रोटेक्शनिज्म इज़ ड्रिवन बाय व्हाट, प्रोटेक्शनिज्म इज़ ड्रिवन बाय ग्रुप थियरी, है ना, कि जो ग्रुप हैं वो साथ में आ रहे हैं सो दैट दे कैन कलेक्टिवली assert their right on resources, something like that you can write and you can end, right? Very application oriented and very practical answer can be written. यहाँ पे लिखा है, methodology encompasses a system of rules, principles and procedures that form the basis of scientific investigation. बढ़िया है। तो इसमें मेन चीज़ तो यही होगी, मेथडोलॉजी, है ना। तो इसके अंदर जो भी मेथडोलॉजी हमने हमारे उसमें देखी है, क्या कहते हैं, जो भी हमने मेथडोलॉजीज़ पढ़ी हैं, उन सबको हम लेंगे, और फिर उसके बाद अ, मतलब पहले तो लिखेंगे व्हाट आर मेथडोलॉजी, वाई डू दे इनकम्पास रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, एंड हाउ दीज मेथडोलॉजीज आर अप्लाइड, और उनके एग्जाम्पल। जैसे अगर हम लें एथनोग्राफी या एथनो मेथडोलॉजीज अगर हम लें, तो उसमें हम एम एन श्रीनिवास का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पहला हो गया। इंडोलॉजी का एग्जाम्पल है, ये भी एक मेथडोलॉजी है, तो इसके अंदर हम घूरे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर इसके बाद हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड, तो इसके अंदर हम मार्क्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम पॉजिटिविज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उसमें दरखाइम का नाम दे दिया। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, फॉर्मल स्कूल की बात कर सकते हैं, या फिर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी की बात कर सकते हैं, और उसके अंदर वेबर का एग्जाम्पल ले लिया, और वेबर के आइडियल टाइप्स की बात कर ली, या वर्स्टहैन की बात कर ली। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फिनोमिनोलॉजी और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई वुड वांट कि भाई ये जो मैंने साइड में लिखा है ये मेरे आंसर में ड्रॉप हो, है ना। आई दैट इज़ व्हाट आई वुड वांट, एंड मैं मेथडोलॉजी के इससे स्टार्ट करूँगा कि व्हाट इज़ मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटा methodology is a scientific method of gathering facts to gathering facts to prove a hypothesis and make sociological and to make sociological observations, something like that, very simple हम लिखेंगे। चलिए, तो sociology's establishment as a distinct discipline was based on the idea that it has to devise a unique methodology for undertaking investigation of society. अर्ली सोशियोलॉजी जो थी, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हो जो थे, कॉम्टे, दरखाइम, स्पेंसर, इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है,
जो कि सोशोलॉजी को एक साइंस की तरह दिखाना चाहते थे। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, ये फैक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए डेटा कलेक्शन में, और ये ना चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक और साइंटिफिक लाइन पर रखना चाहते हैं। और ये कॉजल लिंकेजेस, और अगर सही से लिखना हो तो मोनो कॉजल एक्सप्लेनेशन देते थे। ठीक है, मोनो कॉजल एक्सप्लेनेशन देते थे और जनरलाइजेशन करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो सोशोलॉजी है जो वो हमेशा वैल्यू फ्री रहेगी। वैल्यू फ्री का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो सोशोलॉजी में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि ना, जो पॉजिटिविस्ट है ये कहते हैं कि इंसान एक कठपुतली है जिसे सोसाइटी चलाती है। तो इसीलिए इंसान को नहीं पढ़ना है, सोसाइटी को पढ़ना है। और सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू तो इस बंदे के अंदर है। तो हम तो पढ़ ही नहीं रहे इसको, तो इसीलिए सोशोलॉजी हमेशा वैल्यू फ्री रहेगी। तो जो फॉर्मल स्कूल था, जो कि जो विच केम एज अ क्रिटिक टू सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल का मतलब क्या है? सिंथेटिक पुराना वाला है, ओल्ड वाला। ठीक है, तो फॉर्मल स्कूल कौन सा है? नया वाला, जो इंटरप्रेटेटिव वाला है। तो इंटरप्रेटिव स्कूल आया जिसमें कि पीटर बर्जर थे। तो पीटर बर्जर ने कहा कि फैक्ट्स डोंट फॉल फ्रॉम द स्काई, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। वेबर ने भी ये कहा कि हमको भाई वर्स्टहैन और हार्मेन्यूटिक्स पे, मतलब उन्होंने भी ये कहा कि वर्स्टहैन और हार्मेन्यूटिक्स पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमको मीनिंग्स एंड मोटिव्स, इनको समझना है। ठीक है, नहीं तो बाकी आप कुछ भी करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि भाई तुम वैल्यू फ्री मत करो। वैल्यू फ्री का मतलब है कि आ ही नहीं सकती, आपको वैल्यू न्यूट्रल रहना पड़ेगा। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देखो, वैल्यू फ्रीडम अगर मैं ऐसे बनाऊँ और यहाँ पे लिखूँ वैल्यू, और मैं यहाँ पे लिखूँ सोशोलॉजिकल रिसर्च, वैल्यू न्यूट्रलिटी कहती है कि यहाँ पे, सॉरी, वैल्यू फ्रीडम कहती है कि यहाँ एकदम जीरो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वैल्यू न्यूट्रलिटी कहती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। द वैल्यू जिस इतनी वैल्यूज क्रीपिंग कर सकती हैं, और हमेशा हमको कोशिश करनी है कि नीचे इट शुड टेंड टूवर्ड्स जीरो। चलिए, तो ये लोग कहते थे क्वांटिटेटिव टूल, ये कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स होने चाहिए। ठीक है, और इंटरेक्शन पे ध्यान दो, कल्चर पे और हिस्ट्री पे ध्यान दो। बढ़िया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक सिलेक्शन, हाइपोथेसिस जनरेशन, थियरी बिल्डिंग एंड टेस्टिंग वैलिडिटी। ईच स्टेप ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज़ अ की रोल टू प्ले। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक को सेलेक्ट करते हो, एक हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, उसके खिलाफ फिर, मतलब फिर उसके बाद गैदरिंग फैक्ट्स एंड डेटा होगा, फिर उसके बाद थियरी बिल्डिंग होगी, और फिर टेस्टिंग इट्स वैलिडिटी। ठीक है, हो गया। बढ़िया है ना? काफ़ी सिंपल लिखते हैं, एंड दिखता है कि उन्होंने पढ़ाई करी है। बट मे बी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग सोशोलॉजिकल आंसर्स, है ना? आप देख रहे हो ना कि इट इज़ रिटन इन छोटे छोटे पैराग्राफ्स। तो मुझे लगता है कि ये तरीका भी ठीक है। बट थोड़ी सी अगर हेडिंग वेडिंग डाल दो ना, तो आदमी ही, मतलब वो इन्विजिलेटर के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। Discuss the role of socialization and cultural transmission in shaping conformist and deviant behavior among individual। तो इसके अंदर मुझे एक तो वो याद आता है ऑस्कर लुइस का। वो कहता है कि कल्चर ऑफ एक्सेलेंस होती है और कल्चर ऑफ पॉवर्टी भी होती है। ठीक है, इसका मतलब कुछ परिवारों में कल्चर ऑफ एक्सेलेंस होता है, ठीक है, और कुछ परिवारों में कल्चर ऑफ पॉवर्टी होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं भाई, हमको डांटते थे ना बचपन में कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिकॉज देयर इज़ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। उन्हें पता है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तुम करोगे तो बड़े आदमी बनोगे। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स का रोल क्या होगा, टीचर का क्या रोल होगा, सोसाइटी का क्या रोल होगा, सोशलाइजेशन में ये लोग ही तो आते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, पॉलिटी का क्या रोल होगा, और इकोनॉमी का क्या रोल होगा। यही है ना सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो इनका लिख दिया। फिर इसके बाद एंड कल्चरल ट्रांसमिशन, तो कल्चर में लिख देना कि जैसे हिंदू कल्चर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं वेस्ट का, वेस्टर्न कल्चर, और इसी के अंदर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड वो वाला लिख देना कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स नहीं, मतलब कि कल्चर, मतलब रिलीजन, ये सब का क्या इम्पैक्ट होता है किस चीज़ के ऊपर, कि आप कन्फॉर्मिस्ट बनोगे या डिविएंट बनोगे। ठीक है,
So R.K. Merton, in his work Social Structure and Anomy, presented a novel understanding of deviance, departing from earlier biased psychological and physiological theory. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर के मर्टन ने अपनी किताब सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी में बताया कि कैसे डिविएंस जो है, एक डिविएंस की एक फ्रेश नोवल अंडरस्टैंडिंग दी, जो कि जो कि डिफरेंट थी फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मर्टन ने आर्ग्यू किया कि जो डिविएंस होती है ना, ये सोशल स्ट्रेन की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि जो मीन्स हैं और जो गोल्स हैं, है ना, उन दोनों के बीच में स्ट्रेन है कि भाई जो मीन्स है उससे गोल ही अचीव नहीं हो रहे। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लैक है ना, कोई ब्लैक है, वो सारे मीन्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको मतलब अमेरिकन सोसाइटी में टॉप लेवल के जॉब नहीं मिल रहे, तो क्या होगा, वो डिविएंट हो जाएगा, वैसे लिख रहे हैं। हाउएवर, सब subcultural approach forwarded by Cohen argued that socialization through exposure to surrounding produced key role in producing deviance। ठीक है, तो कोहेन कहता है कि आपकी जो सोशलाइजेशन है वो डिटरमाइन करेगी, मतलब उसका एक की रोल होता है इन डिटरमाइनिंग कि भाई तुम कहीं फ्यूचर में जाके डिविएंस होगे या नहीं होगे, डिविएंट बनोगे या नहीं बनोगे। ठीक है, घूरे भी यही कहता था। घूरे तो कहता था दिए कि मतलब घूरे ट्राइबल्स को डिविएंट बोल देता था। ठीक है, slums are riddled of drugs, illegal crimes and domestic violence. तो thus a child born in a slum will get exposed to such deviant behavior from childhood। तो इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं मूवी में, सलमान इन स्लम डॉग मिलियनेयर ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वी आर सीइंग इज कि हम यहाँ पे ना सर की, मुझे अगर कोई पूछे कि भाई क्यों नंबर आ रहे हैं, मतलब वाई डिड ही गेट 146 मार्क्स, बिकॉज ही इज कोटिंग थिंकर्स, है ना। एंड व्हाट डू यू नीड टू डू इज कि व्हाट और व्हाट वी कैन डू इज कि ये जो थिंकर्स है ना, इनको एक शीट पे लिख लिया, और जैसे अभी सोशलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो कोहेन आ जाएगा, मुझे पता है। डिविएंस का क्वेश्चन आएगा तो आई कैन कोट मर्टन। तो लाइक दैट वी कैन हैव अ शीट रेडी फॉर अस फॉर इन द एंड। ठीक है, आगे चलते हैं। शिकागो स्कूल जो है वो इसी के ऊपर बिल्ड बना है। उसने ये कहा कि कैसे जोग्राफिकल एंड स्पेशल डिविजन्स जो कि प्रेजेंट है विद इन द सिटी, ठीक है, वो सब कल्चर्स बना देते हैं उस एरिया के। ठीक है, जैसे कि ना मेरे हुड में, है ना, जैसे पंजाबी गाने हों वहाँ पे हुड हुड बहुत होता है, तो वो यही है कि वो सब कल्चर है हुड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मेन कल्चर है वो कन्फॉर्मिस्ट है, और जो डिविएंट सब कल्चर है वो कन्फ्लिक्ट में आता है। मर्टन ऑल्सो अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द सेम विद द आइडिया ऑफ अमेरिकन ड्रीम कि भाई जो ब्लैक्स हैं वो सारे मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन ड्रीम को पाने के लिए, लेकिन पा नहीं पा रहे। आगे चलते हैं। मैंने ऑस्कर लुइस की बात करी थी तो आ गया ऑस्कर लुइस कल्चर ऑफ पॉवर्टी बिल्ड्स ऑन द सेम एनालॉजी दैट डिविएंट बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉल्टी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो हमको दो मिल गए, है ना। हमको कौन से मिल गए? ऑस्कर लुइस पहला, दूसरा कोहेन ये वाला, यहाँ पर है COHEN, एक और है COHN। ठीक है, तो ये हमको दो मिल गए जो कि कहते हैं कि भाई आपका कल्चर डिटरमाइन करेगा कि आपकी सोशलाइजेशन एंड कल्चर जो है, वो डिटरमाइन करती है कि आप जीवन में कितने कन्फॉर्मिस्ट कितने डिविएंट रहोगे। बॉल्वी आर्ग्यूज दैट maternal deprivation can at times lead to psychopathic behavior। ठीक है, कंक्लूजन नहीं दिया, बट वी सॉ अ लॉट ऑफ थिंकर्स, वी कैन जस्ट ऐड देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर असेंशियल टेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड इवेल्युएटिंग फाइंडिंग्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। मतलब ठीक है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। रिलायबिलिटी रेफर्स टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट इफ कंडक्टेड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ओवर डाइवर्स सिनेरियोज। ठीक है, जैसे
मान लीजिए कि आपने पेट्रियार्की की कोई स्टडी करी, ठीक है? तो हम चलो पेट्रियार्की की अगर हम स्टडी करें तो फिर हम उसके बाद जब उसको हर सोसाइटी में लगाएंगे, पेट्रियार्की को हर सोसाइटी में लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना। तो क्या ये अमेरिका में लगता है, क्या ये इंडिया में लगता है, क्या ये अफ़गानिस्तान में लगता है, क्या ये जापान में लगता है, क्या ये साउथ कोरिया में लगता है, क्या ये इंडोनेशिया में लगता है, क्या ये फ़िलीपींस में लगता है? हाँ। तो हम ये कहेंगे कि रिलायबिलिटी है कि पेट्रियार्की जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में एविडेंट है। Validity, it refers to acuteness or accuracy of findings. A valid finding has to necessarily be reliable but not vice versa. तो अब इसका मतलब क्या होगा? लेट्स से वी से दैट women do not get any opportunity to speak. तो इट इज़ वैलिड इन अफ़गानिस्तान, सोमालिया, सूडान, इंडिया नहीं, बहुत कम, यूएसए नहीं, फिर उसके बाद फिलीपींस नहीं, है ना? तो ऐसे करके कि वैलिडिटी जो है ये, अगर आप देखोगे तो ये सारी भी पेट्रियार्की का हमने क्या किया, पेट्रियार्की की एक छोटी सी एस्पेक्ट को हमने कॉपी करा, है ना? तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो इवेंट है ये वैलिड नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ वैलिड फाइंडिंग हैज़ टू नेसेसरीली बी रिलायबल। कि ये सब क्यों है? क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की तो सही आई थी, बट नॉट वाइस वर्सा, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर पेट्रियार्की है तो औरत को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, चलिए। Different types of validity: ecological validity, construct validity, external, internal and face validity. तो यहाँ पे लिखा है नीदर रिलायबल नॉर वैलिड, रिलायबल बट नॉट वैलिड, फिर उसके बाद रिलायबल एंड वैलिड। ठीक है, तो जो डॉट्स है ना, अगर डॉट्स एक जगह पे इकट्ठा हैं तो वो रिलायबल होगा। डॉट्स एक जगह पे इकट्ठा हैं तो वो रिलायबल होगा। ये डॉट्स इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है इससे कितने क्लोज हैं, अगर ये इस पॉइंट के अंदर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये वैलिड भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे डॉट्स बाहर हैं सारे के सारे, तो हम कहेंगे कि ये रिलायबल भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है। ये रिलायबल है पर वैलिड नहीं, क्योंकि इसके अंदर नहीं है। ये इसके अंदर आ गया और डॉट्स एक साथ हैं तो अंदर आ गया इसलिए वैलिड है, और डॉट्स एक साथ है तो रिलायबल है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ बनाई है। फैक्टर्स इनहिबिटिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है ऑफन रिलायबल, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, हाउएवर दे एट टाइम्स क्रिएट इकोलॉजिकल वैलिडिटी। एग्जाम्पल, रेप्लिकेटिंग ट्रू सिचुएशन एज मीनिंग्स, मोटिव्स, कल्चर, हिस्ट्री आर इग्नोर्ड। क्वालिटेटिव मेथड में हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, तो फिर इसीलिए जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो तो चैलेंज ही है। क्योंकि भाई मान लीजिए कि अब मैंने हाथ हिलाया, तुमने कहा कि भाई ये तो टाटा बोल रहा है, बाय बाय बोल रहा है ना? तो दूसरा कह सकता है नहीं भाई ये हाय बोल रहा है। तो इसीलिए जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ये इनमें रिलायबिलिटी कम होती है, या फिर मतलब जिसमें अंडरस्टैंडिंग आप वो नहीं करते, तो ग्रेटर ग्रेटर चांसेस ऑफ रिसर्चर्स टू रिस्पॉन्ड टू एंड रिस्पोंडेंट बायसेस। मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, जैसे कि ट्राइंगुलेशन मेथड होता है, ऑफर्स अ वे फॉरवर्ड टू इंश्योर फाइंडिंग्स आर रिलायबल एंड वैलिड। पता चलता है कि भाई सर ने ना बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है, क्योंकि ही इट इज़ लाइक ना कि हिज ब्रेन इज थिंकिंग इन कीवर्ड्स। अभी रिलायबिलिटी वैलिडिटी का आ गया, तो इंट्रो में रिलायबिलिटी वैलिडिटी की डेफिनेशन देनी है, और जो कंक्लूजन होगा कंक्लूजन में बस ये लिख देना है कि ट्राइंगुलेशन मेथड जिंदाबाद। आगे चलते हैं। तो ये कंपलसरी क्वेश्चंस थे। नाउ वी आर गोइंग टू दी अदर पेपर। शायद टू नहीं लिखा है, थ्री या फोर में से एक लिखा होगा, या थ्री या फोर दोनों लिखे होंगे, तो ये टू सी चल रहा है, अब थ्री आ जाएगा। तो थ्री भी नहीं लिखा है तो ही हैज़ टू राइट फोर, फोर तो पक्का लिखा होगा। राइट नहीं तो फिर वो चलेगा ही नहीं, मतलब पेपर ही लिखने का फ़ायदा नहीं है। ही हैज़ टू राइट फोर, फोर मैंडेटरी हो जाता है। Social mobility is often hailed as a promise of progress in India, but the reality reveals that for many it remains a distant mirage, obscured by weight of historical and systematic inequalities. बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए सोशल मोबिलिटी एक डिस्टेंट मिराज है, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज़।
तो भाई सीधी सी बात है कि मैं हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी की बात करूँगा सबसे पहले, और मैं बात करूँगा सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो अब हिस्टोरिकल किसके साथ हो रही है ये? तो मुझे पता है कि ये जेंडर के बेसिस पे हो सकती है। ठीक है, तो जेंडर में कौन कौन है? दो हैं। पहला हो जाएगा लेट्स से विमेन, दूसरे हो जाएंगे ट्रांसजेंडर। फिर मैं कहूँगा कास्ट के बेसिस पे हो रही है ना, तो लोअर कास्ट हो गए तो उनके लिए। फिर इसके बाद और किसको नहीं मिल रही, तो फिर हम कहेंगे मोबिलिटी, क्लास मोबिलिटी का डिफरेंस है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है ना, तो हम कहेंगे क्लास इनइक्वालिटी, यहाँ पे लिख दिया। इसीलिए तो सिलेबस इतना ज़रूरी है, क्लास इनइक्वालिटीज़ हैं। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि ज्योग्राफिकल मोबिलिटी जो है वो कम है। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप लिखोगे कि भाई जो आदमी ईस्ट इंडिया में है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाले में, है ना, उसके लिए मोबिलिटी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट जो वेस्ट इंडिया में है, गुजरात मुंबई, उसके लिए तो मिलेगी ना, मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और किसके लिए मोबिलिटी में दिक्कत हो रही है? आई थिंक इतना काफ़ी है। और इंडिया में, और हाँ, हम मुस्लिम्स का भी लिख सकते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने ये कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी गैथवाइजेशन हो रही है, और उनकी रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, और वो जो लो स्टेटस एंड लो पेड जॉब्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ उन्हीं उन्हीं में उनको जगह मिल रही है। देख रहे हो, दिस इज द बेनिफिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड नाउ राइट। तो यहाँ पे लिखा है सोशल मोबिलिटी एज पर सोरोकिन refers to change of individuals ideas things which are which are human created from one societal position to another। ठीक है, कुछ समझ नहीं है। सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ, मतलब वो मतलब वैसे कि सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप जो हैं एक सोशल स्ट्रक्चर में ऊपर या नीचे मूव करते हैं। मतलब मुझे तो यही समझ में आता है ना। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी को देखते हैं। सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेट्रिक इंडिकेटर ऑफ ओपन सोसाइटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड अपॉन इक्वल अपॉर्चुनिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया is regarded as a means of social mobility, breaking away from traditional barriers inflicted by culture। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रॉमिस ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, कैसे? नो रिस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट टू एजुकेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रिवेंशन टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आंद्रे बेते आ गए। आंद्रे बेते डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स की वजह से, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ये जो हैं ये दे आर ट्रांसफॉर्मिंग क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी ऑफ द पास्ट इनटू डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी इन द प्रेजेंट। ठीक है, डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी, क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई स्टेटस जिसका ऊपर है, क्लास भी उसकी ऊपर है, और पॉलिटिकल पावर भी उसी के पास है। ठीक है, क्लास स्टेटस पार्टी। मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्राह्मण। ठीक है, तो चलो ब्राह्मण नहीं तो तुम राजपूत ले लो, या क्षत्रिय ले लो, राजपूत थोड़ी होता है कुछ, क्षत्रिय ले लो। स्टेटस भी हाई है, पैसा भी इन्हीं के पास है, राजा हैं, और पॉलिटिकल पावर भी इन्होंने कैप्चर कर रखी है। ये पहले था। अब क्या हुआ? अगर मैं बात करूँ स्टेटस की, तो मान लीजिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय इनके ज़्यादा हैं क्लास की, तो हम कह लेंगे कि देखा जाए तो ब्राह्मण एंड क्षत्रियस के पास क्लास भी है, लेकिन पार्टी तो हम कहेंगे कि दलित्स जो वोट बैंक है वो भी एक्टिव है। तो दलित्स आर इम्पोर्टेंट, दे आर की इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, दे आर की वोटर्स, कि जिस तरफ वो मूव करेंगे उस तरफ को पॉलिटिकल नैरेटिव मूव करेगा। तो अब क्या हुआ कि जो जैसे कि स्टेटस है, तो हम कहेंगे कि स्टेटस हो गया मान लीजिए क्षत्रियास के पास, क्लास हो गई वैश्यास के पास क्योंकि वो बिजनेस वाले हैं ना, अग्रवाल एंड ऑल, और पार्टी पावर जो है वो लेट्स से कि हो गई ओबीसीज के पास। अभी कहते हैं ना कि दिस इज द टाइम फॉर द ओबीसीज, कि वी हैव प्राइम मिनिस्टर्स कमिंग फ्रॉम ओबीसीज। तो ऐसे करके सब कुछ डिस्पर्स्ड हो गया। ठीक है, ओके।
Srinivas sees mobility happening in secular hierarchy through his concept of dominant castes' rise and Sanskritization. However, social mobility even today remains a distant mirage for many. जैसे कि women है. A study by a study by Beena Agarwal illustrates how women own only 12% of property in India. ठीक है. Uma Chakrabarti है describes how through exploitative lineage and descent rules women are denied their fair share. ठीक है. तो women की बात हो गई. Veena Das describes how women are systematically excluded from accessing modern education and technology. अरे women ही पकड़ लिया. Karuna Ahmed finds that women are clustered in few occupations and are pound that and are pound that in which the wages are low. Dalits हैं, they have subhuman nocturnal existence described by Gail Omwith. ठीक है, they are second class citizens as they are overpopulated in menial jobs. Untouchability hasn't completely vanished from the public space as shown by studies of Amit Thorat. है ना. तो जब हम ये ऐसे लिखते हैं ना कि अगर अनटचेबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लिख देते हैं अमित थोराट, तो पता चलता है कि भाई आदमी पढ़ा लिखा है. जो ट्राइबल्स हैं ये कहते हैं कि इनकी जो लिटरेसी रेट है इज़ वेल बिलो द नेशनल एवरेज विद ग्रेटर इंसिडेंसेस ऑफ एलियनेशन अमंग देम, और पॉवर्टी भी, और इसी एलियनेशन की वजह से तो नक्सलिज्म है. डिस्पाइट बीइंग जस्ट 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दे कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ डिस्प्लेस्ड इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है. फिर इसके बाद LGBTQs फेस्ड ऑस्ट्रेसाइजेशन, सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है इनका, और इनके जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है इसको मतलब इसको ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते. और जो सेम सेक्स मैरिज जो है इसके ऊपर एक रैथ ऑफ ऑर्थोडॉक्सी भी हमको दिख रही है. जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये लो पेड जॉब्स में चले जाते हैं. ठीक है. ये स्लम्स में रह रहे हैं. ठीक है. और दे लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी. मोर ओवर, using intersectionality approach, one finds that some suffer from multiple form of deprivation. For instance, a Dalit widow in the village has zero avenues of mobility. Thus, historic and systematic inequalities needs to be broken to make Indian society more inclusive and mobile. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे लिखा है कि सोशल मूवमेंट्स आर कलेक्टिव एक्शंस टू ब्रिंग और टू रेसिस्ट सोशल चेंज. डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स. मेरे तो एक ही डिफरेंस दिमाग में आ रहा है. चलो सोचते हैं. पहला तो ये है कि भाई डिजिटल का ज़माना है. ठीक है. फिर दूसरा है उनकी ड्यूरेशन. तीसरा हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट. चौथा हो जाएगा लीडरशिप. कि मतलब पहले जो लीडरशिप जो थी वो यूनिक थी. मतलब कुछ इंडिविजुअल लीडर्स होते थे. अब जो लीडरशिप है वो डिस्पर्स्ड है. फिर इसके बाद हम कहेंगे कि और हम क्या कह सकते हैं. डिजिटल ड्यूरेशन, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, लीडरशिप. फिर उसके बाद हम कहेंगे कि अम, क्या कहते हैं, एजेंडा. भाई पहले एजेंडा लोकल होते थे, है ना. अब एजेंडा नेशनल है और ग्लोबल भी है. जैसे निर्भया वाला था, इट वाज नेशनल. ग्लोबल में स्टॉप ऑयल करके जो प्रोटेस्ट है, तो इस पे लोग क्या करते हैं, अपनी छाती पे स्टॉप ऑयल लिख के सड़कों पे लेट जाएंगे. तो इट इज़ हैपनिंग इन लेट्स से USA ऑल्सो, यूरोप ऑल्सो, कनाडा ऑल्सो. तो एजेंडा जो है वो ग्लोबल हो चुका है. फिर उसके बाद चलो ठीक है, एटलीस्ट 5 तो मिले. अब देखते हैं सर ने क्या लिखा है. सोशल मूवमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन. ठीक है. बैक्ड बाय एन आइडियोलॉजी, लीडरशिप एंड कंड्यूसिव और कंड्यूसिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. इसको ना ऑयल कहते हैं. ठीक है. OIL. कि सोशल मूवमेंट पैदा होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और एक लीडरशिप होनी चाहिए. ठीक है. इसको OIL कहते हैं, ऑयल. और इसको ऑयल, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए दोनों.
MSA Rao describe the precondition for social movement. ये सब कहाँ पूछा है? ठीक है, डिस्क्राइब द प्री कंडीशन फॉर सोशल मूवमेंट्स, जैसे कि एक स्ट्रेन आनी चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, फिर उसके बाद रिवाइटलाइजेशन होनी चाहिए, तो ओल्ड ऑर्डर गेट्स रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑर्डर। अरे बाप रे, क्या क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा है फेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट है। पहले लिखा है कि एक्साइटमेंट फेज होता है, तो लोग कहते हैं ना कि जैसे फार्मर प्रोटेस्ट थी तो सारे फार्मर आ गए दौड़ दौड़ के गांव से, तो वो क्या थी, वो एक्साइटमेंट फेज थी कि सबको लगा कि अब तो भाई मतलब कुछ जादू होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, एक मैच्योरिटी का फेज आता है, जहाँ पे सोशल मूवमेंट जो है, जो वही फार्मर यहाँ पे रुकेंगे जो कि सच में मतलब सीरियस है अपने राइट्स को लेकर। और फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा जब उनको कोई होप नहीं दिखेगी। यहीं पे बीच में मान लीजिए एक नया फार्मर लीडर आ जाएगा तो रिवाइवल भी शुरू हो जाएगा, फिर से एक नया नई नई दिशा में ये चल पड़ेगा। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट्स डिफर फ्रॉम प्रोटेस्ट एंड एजिटेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर सस्टेन्ड नेचर एंड देयर एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग लास्टिंग चेंज। ठीक है, तो जो एजिटेशन होती है ना, ये एक, हम कहेंगे कि एक अग्रेसिव डिमांड होती है। सोशल मूवमेंट जो होती है, ये थोड़ी सी, इट इज़ अ डिमांड फॉर चेंज। ठीक है, डिमांड फॉर अ लॉन्ग टर्म चेंज कह लो। एजिटेशन मतलब मुझे ये चाहिए, सोशल मूवमेंट मतलब समाज में ये बदलाव लेकर आना है, ये बदलाव चाहिए। The decade of 1960s, 70s, 80s saw new forms of social movement in the form of women protest, student protest, demand for rights of LGBTQ plus. They, the depart, they departed from old social movements which were largely restricted in bringing changes and political order. Described by Habermas, they focused on quality of lifestyle and were centered around socio-cultural rights. भाई वो तो ठीक है, बट इंडिया, तो इंडिया लिखा है क्या, या मैं ही फालतू में इंडिया सोच रहा हूँ? सोशल मूवमेंट्स आर कलेक्टिव ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो ग्लोबली ही सोचना है। तो हेबरमास कहता है कि पहले क्वालिटी, हेबरमास कहता है कि एज डिस्क्राइब्ड बाय हेबरमास, दे फोकस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वर सेंटर्ड अराउंड सोशो कल्चरल राइट्स। They weren't interested to politicize their movement by involving political parties' leaders. Rather, they were forms of mass mobilization which were self-sustaining. Other difference are as follows. तो सोशल मूवमेंट, ओल्ड मूवमेंट्स एंड न्यू मूवमेंट्स का डिफरेंस यहाँ पे लिखा है। लीडरशिप अपर क्लास देती थी और पॉलिटिकली आर्टिकुलेटिव इंडिविजुअल देते थे। न्यू वाली में क्या हुआ है, ये बेसिकली न्यू मिडिल क्लास आर हार्बिंजर्स ऑफ दीज मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे लिखा है ओवरटर्निंग द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर। यहाँ पे लिखा है रिफॉर्मिंग एंड एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ सोशो कल्चरल राइट्स। मेथड्स क्या होते थे, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, हड़ताल, प्रेयर, पिटिशन, लिटिगेशन। यहाँ पर क्या है, कल्चरल फेस्टिवल्स करते हैं ये लोग, जैसे कि प्राइड मार्च, एंड सिटिंग्स करते हैं। यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेशन, कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो ये अर्बन सेक्शंस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे, जो कि पॉलिटिकली कॉन्शियस थे और उनकी एक विजन थी फॉर अ चेंज, तो अर्बन सेक्शंस में ज़्यादा थे। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन हो गई है, जैसे कि अभी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन हो गई है, जैसे कि फार्म प्रोटेस्ट जो थी, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कास्ट हो, है ना, सारे के सारे आ गए थे। इन द सेम वे हिथर टू subdued sections like Dalit women are vocal now. New social movement thus represents the force of counter counter hegemony as described by Gramsci. They represent slash testify the pluralist thesis of power, that power is distributed among various people, मतलब जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है among various actors. द न्यू सोशल मूवमेंट इज दस एन एजेंट ऑफ चेंज इन 21st सेंचुरी। तुम देख रहे हो पेज बच गया, क्यों बच गया, क्योंकि जो पॉइंट्स थे वो ऐसे आ गए, है ना। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा समझदारी हम दिखा सकते हैं, हम ना इसको थोड़ा और पुश कर सकते हैं ऐसे करके, तो उससे क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी, है ना। तो उससे हमारा पेज जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, और वो क्या ही बोल लेगा जो पेपर चेक भी कर रहा है।
है ना? लग रही है उतनी जगह। आगे देखते हैं। सैम्पलिंग इज कन्वीनियंट टूल टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन, बट इट कैन बी ग्रॉसली मिसलीडिंग एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे बताने हैं कि एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज बताने, और फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे वे अहेड कि और क्या कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग के साथ वही लिखेंगे कि मेथडोलॉजिकल मतलब क्या कहते हैं, सैम्पलिंग में मतलब प्लूरलिज्म लेकर आ सकते हैं सैम्पलिंग में। ठीक है, तो वैसे करके कुछ लिखेंगे, हो गया। सैम्पलिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which are deemed to be representative of the whole universe. While sampling is deployed to save time and cost, it has some inherent limitations. जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा कि ये रैंडम होता है, लॉटरी सैम्पलिंग होती है, चांसेस ऑफ अ रेयर कैरेक्टरिस्टिक गेटिंग कैप्चर्ड इज ब्लीक। फिर उसके बाद मल्टी स्टेज एज वेल एज सर्टिफाइड सैम्पलिंग, फोर्स डिवीजन ऑफ सैंपल होती है जो कि बायस रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि हम डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि इस स्टेज पे कौन आएगा, इस स्टेज पे कौन आएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि पर्पोसिव सैम्पलिंग कैन often second the research bias. Snowball sampling can result in restricting subjects to a small known group rather than diverse representation. तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब कि मैंने तुमसे तुमने तुमने करा, फिर तुमने ही रेकमेंड कर दिया कि अब इससे बात कर लो, फिर इसने कहा इससे बात कर लो, तो फिर इसने कहा इससे बात कर लो। तो भाई मान लीजिए कि इनका कोई दूसरा क्लास में कोई फ्रेंड ही नहीं है, क्लास मतलब पैसे वाइज कि ये सब जो हैं वो मिडिल क्लास है, इनमें कोई रिच वाला है ही नहीं। तो वैसे करके कन्वीनियंट सैम्पलिंग कैन एग्जैसरबेट सैम्पलिंग एरर्स। तो यहाँ पे लिखा है मिनिमाइजेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर्स थ्रू रॉबस्ट मेथोडोलॉजी शुड बी अ वे फॉरवर्ड। बढ़िया भाई, एकदम। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अगले वाले पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी इज़ अ नेसेसरी इवल, कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मेरे दिमाग में तो भाई वो आता है, द लेसन फ्रॉम हिस्ट्री इज क्लियर, डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस इन द एंड। ये उनका है, मार्ज्यूरी करके है, उन्होंने बोला था। तो मैं तो वही लिख देता कि लेसन फ्रॉम हिस्ट्री इज क्लियर, द डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस इन द एंड। तो उसके रीजंस लिख देता, क्योंकि ये बात करती है इक्वल राइट की। ठीक है, ये बात करती है रिपब्लिक की, है ना, ये बात करती है इक्वल राइट, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर में हो, सोशल में हो, या फिर इकोनॉमिकल स्फीयर में हो। तो ये बात रिपब्लिक की करती है कि मतलब हर इंडिविजुअल के पास राइट होगा टू बिकम द प्रेसिडेंट, है ना, तो उसका मतलब रिपब्लिक होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो सबसे मोबाइल सोसाइटीज़ हैं, जिन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी है, वो यहीं पर है। जो डेमोक्रेसी है वो प्रिजुडाइसेस को चैलेंज करने के एवेन्यूज़ देती है। अमेरिका में ब्लैक्स मूवमेंट हो गई, इंडिया में कास्ट मूवमेंट हो गई, फिर यूरोप में फेमिनिस्ट मूवमेंट हो गई, और भी लिख सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ रिसेंट LGBTQ जो है ना, वो वाला हो गया सेक्शन 377। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सेक्युलरिज्म को फेवर करती है ना, सेक्युलरिज्म को फेवर करती है, और रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक मेथडोलॉजीज, रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक इंक्वायरी को फॉरवर्ड करती है, और रिलीजियस डॉगमास को चैलेंज करती है, जो कि फीमेल या फिर जो कि फीमेल के पर फीमेल को भी रोकती है, और जो क्या कहते हैं जो कि अनपॉपुलर पर्सपेक्टिव्स हैं उनको आने नहीं देती, है ना। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन लीजर इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। मतलब मैं ऐसे लिखता कि जब लिखा है डेमोक्रेसी तो निकालो डेमोक्रेसी के पन्ने। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है विंस्टन चर्चिल डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल अदर फॉर्म्स ट्राइड टिल डेट। ठीक है, लाउरी डायमंड हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ डेमोक्रेसी हैज़ अराइव्ड इन फेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, हाउएवर अर्ली परसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी वॉजन पॉजिटिव। प्लेटो ने कहा कि डेम उसने उसने कहा कि डेमोक्रेसी इज मोबोक्रेसी, एंड इवन मैकियावेली वाज इन द फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप डेमोक्रेसी कर लो, बट उसमें मेजोरिटेरियनिज्म आ जाएगी। जैसे
अब कहोगे यार डेमोक्रेसी मेजोरिटी तो होती है, नहीं। मान लीजिए कि कल मेजोरिटी कहती है, मान लीजिए कि एक स्टेट है जहाँ पे एक रिलीजन है जिसका नाम है माकी, ठीक है। तो और बाकी जो है, मान लीजिए दूसरी रिलीजन है बाकी, और तीसरी रिलीजन है पाकी, ठीक है, और चौथी रिलीजन है साकी। मान लीजिए कि ये 80% है, ये मान लीजिए कि 15% है, ये 5% है। चलो इसको 3 कर लेते हैं, चलो 2 कर लेते हैं, 2% है और ये 3% है। हो गए ना 80, 20, 100 हो गए। माकी कहता है कि अब हम डेमोक्रेसी से हट के माकिस्तान बनाएंगे, ठीक है, अखंड पाकिस्तान बनाएंगे अब हम। तो अब ये क्या हो गया, तो लोगों ने कहा 80, 100 में से 80 लोगों ने कहा कि हाँ हम तो बनाएंगे पाकिस्तान, ये जस्टिफाइड है, और पाकिस्तान बन गया। तो इसको हम डेमोक्रेटिक, फिर ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में माँ की रिलीजन के जो लोग होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और बाकियों का क्या हुआ, बाकी जो ये जो 20% है, इसने तो मना किया था। तो ये मेजोरिटेरियनिज्म होती है। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होती है? जो डेमोक्रेटिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जब आप उसके खिलाफ जाके कोई डिसीजन लेते हो, राइट, जैसे हम कहते हैं ना कि संविधान में सेक्युलरिज्म लिखा है, तो एनी डिमांड फॉर पाकिस्तान, है ना, दैट विल बी अ मेजोरिटेरियन एक्ट। एंड उसको हम इस बात को लेके जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेजोरिटी की डिमांड है तो सही है। क्यों? क्योंकि अगर ये पाकिस्तान बोलेंगे कि हमको पाकिस्तान बनाना है ना, तो ये कहेंगे हमको पाकिस्तान चाहिए, तो हम अपनी अलग स्टेट बनाएंगे। ये कहेंगे हमें पाकिस्तान चाहिए, और ये कहेंगे हमें साकिस्तान चाहिए। तो जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटी और उनकी डिमांड अगर अनजस्टिफाइड है, तो मेजॉरिटी की भी डिमांड अनजस्टिफाइड है बेस्ड अपॉन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आए? चलिए, तो ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, डेमोक्रेसी, प्लेटो कह रहे हैं डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी तो होनी ही है। फिर इसके बाद मैकियावेली है, तो मैकियावेलिया की एक किताब है द प्रिंस, ठीक है। मैकियावेली की द प्रिंस ये बताती है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करेगा। इट वॉज वर्क्स ऑफ हॉब्स, लॉक्स एंड वोल्टेयर भी, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली डेमोक्रेसी को एक पॉजिटिव लाइट में लेकर आए। प्लूरलिस्ट डिस्क्राइब how efficient mechanism of checks and balances are inherent in democracy. However, democracy has been a subject to following critique by different scholars. जैसे बॉटमोर है, उसने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो बस एक रिचुअल हो चुके हैं, ठीक है, टू एज अ फॉर्म और वे टू डाइवर्ट अटेंशन। कि मतलब जो इलेक्शंस हैं वो सब रिग्ड होते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। एलीट थियरी है, वो ये कहती है, जैसे कि परेटो और मॉस्का का, उसने ये कहा कि हाउ पावर इज़ जो है वो दो ही, मतलब इट इज़ यूसर्व्ड बाय द फ्यू। कि आप कुछ भी कर लो, मतलब कितने भी इलेक्शन कुछ भी कर लो, एक विंग होगा देश में जिसको कि हम एलीट कहते हैं, और सारी शक्तियां जो हैं उन्हीं के पास में रहेंगी। ये इकोनॉमी में इकोनॉमिक पावर हाउस होंगे, पॉलिटी में इनकी डायनेस्टी होगी, और सोसाइटी में इनका हाईएस्ट स्टेटस होगा। रॉबर्ट माइकल्स हैं, उसने कहा कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की आ ही जाता है। इसका मतलब कि कुछ परिवार, ठीक है, वही देश में क्या होगा उसके डिसीजन लेंगे। कि एक प्राइम मिनिस्टर भी है तो वो अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकता, ही हैज़ टू कंसिडर कि ये जो परिवार हैं, ये जो ओलिगार्क्स हैं, इनका क्या ओपिनियन है, राइट। आगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसने कहा कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेटिक स्पीयर, चाहे कुछ भी आ जाए उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। नियो मार्क्सिस्ट है, जैसे कि ग्राम्सकी, तो ग्राम्सकी कहता है कि स्टेट जो है उसकी हेजीमनी रहती है। डिस्पाइट दीज क्रिटिक्स, डेमोक्रेसी विच वॉज प्रेजेंट सिंस एंशियंट ग्रीस एंड लोकल सेल्फ रिपब्लिक्स इन इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू सेल्फ असर्ट एंड सेल्फ सस्टेन। मैं इसमें यही लिखता कि डिस्पाइट द अबव क्रिटिसिज्म, नो इन नो टाइम इन इंडिया, इन नो टाइम इन इंडिया डिस्पाइट द अबव, है ना, तो मैं ये कहता कि मतलब इंडिया के किसी भी फेज ऑफ हिस्ट्री में इस लेवल की सोशल इनइक्वालिटी एंड जेंडर मोबिलिटी हमने नहीं देखी, राइट। इसका कोई रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं है, एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी।
एंड दैट इज़ वाई हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को गार्ड एंड फॉरवर्ड करना चाहिए एज आर फंडामेंटल ड्यूटी। मतलब ऐसा अरे कुछ लिख सकते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है वो मेरिट को प्रमोट करता है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वैसे करके लिखें, ख़त्म। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि आप मैक्स वेबर और पार्सन के पर्सपेक्टिव ऑन पावर रिलेशन विद इन सोसाइटी को कंपेयर कीजिए। मान लीजिए कि नहीं आता, नहीं पढ़ा भाई, क्योंकि सीधा सीधा तो लिखा नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी ऐसा होता है तो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि पार्सन ने क्या बोला है। भाई पार्सन ने ना एक बात कही थी कि एक जो लीडर है, एक जो पॉलिटिकल लीडर है, वो एक उसके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें जो लोग हैं, है ना, जिसमें जो लोग हैं वो अपनी पावर को सेव करते हैं। और अगर वो लीडर इस पावर का इस्तेमाल उनके फ़ायदे के लिए करे तो लोग रखेंगे, नहीं तो दूसरे पॉलिटिकल लीडर टू को अगले साल वोट दे देंगे या फिर उसके बैंक अकाउंट में अपनी पावर डाल देंगे। ठीक है, तो फॉर पार्सन पावर इज़ अ वेरिएबल सम गेम, वेरिएबल सम गेम। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये लड़का जो वेबर है इसने क्या बोला है। इसने बोला है वीक रैशनल अथॉरिटी के बारे में, इसने ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बारे में बोला है, इसने कैरिज्मेटिक अथॉरिटी के बारे में कुछ बोला है। मान लो मुझे याद नहीं है ना, ऐसे करके इसने बोला है। तो ये कहता है कि अगर मुझे इसमें क्या दिखता है, मुझे इसमें ये कहता है कि भाई अगर एक कैरिज्मेटिक आदमी है तो उसके पास, जैसे ओशो मान लो, ठीक है, तो ओशो कहते हैं कि ओशो के कहने पे लोग अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दान में दे देते थे, तो ही इज़ अ कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल। तो अब ये इनको कह रहा है, अपने फॉलोअर को कह रहा है कि ये करो, तो सारी शक्ति इसके पास है। तो फॉलोअर्स ने अपनी शक्ति जब इसको दे दी तो ये क्या है, ज़ीरो सम गेम, है ना, कि ज़ीरो सम गेम कि मतलब पार्सन कहता है कि भाई तो क्या हुआ, शक्ति दे दी, मतलब ये पॉलिटिकल लीडर इनका बाप थोड़ी हो गया है, ये चाहे तो कभी भी इसको उठा के फेंक सकते हैं। तो ये वेरिएबल सम गेम है कि कुछ शक्तियाँ इसके पास है तो कुछ शक्तियाँ इनके पास भी रह गई, लोगों के पास भी हैं। जीरो सम गेम का मतलब ये फॉलोअर हो गए, इन्होंने अपनी सारी शक्ति त्याग दी, अब इनकी पावर इज इक्वल टू ज़ीरो है, कि ये ओशो को नहीं हिला सकते, ओशो इनको कभी भी हिला सकते हैं, ऐसे करके। तो ये दो चीज़ें लिखूंगा और कुछ कीवर्ड्स में ड्रॉप करूंगा, इसमें डालूंगा बैंक अकाउंट, इसमें डालूंगा ये वीक रैशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ये सब डालूंगा, इतना लिख के ख़त्म करूंगा, बस ख़त्म। तो कंपैरिजन एंड सिमिलैरिटीज़ मतलब ऐसे ही लिख के ख़त्म कर देंगे कि आई वांट कि ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं ये होने चाहिए। वेबर डिफाइंस पावर एज अ एबिलिटी टू कोअर्स अदर्स टू एक्ट एज पर वंस ओन विल। ठीक है, कि अगर आप सामने वाले को कोअर्स कर सकते हो ताकि अ, वो आपके हिसाब से काम करे, तो आप उसके ऊपर उसके ऊपर आपके पास एक डोमिनेटिंग पावर है। वेबर गेव जीरो सम अप्रोच टू पावर विच वॉज लेटर पुट टू क्वेश्चन बाय पार्सन्स। तो पावर ए प्लस पावर बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेबेरियन फ्रेमवर्क है। वेबर सेज दैट पावर एक्सरसाइज्ड बाय समवन नेसेसरली एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है इट हैज़ लेजिटिमेट राइट ओवर यूज़ ऑफ वायलेंस, की मतलब पावर जो है ये इंसान को जब मिल जाती है तो उसके पास वो एक लेजिटिमेट राइट हो जाता है, और अब इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, मोर ओवर वेबर प्रेजेंटेड एन आइडियल टाइप ऑफ पावर, जैसे कि क्लास, स्टेटस एंड पार्टी से आती है, और अथॉरिटी ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल होती है। क्या ये हमने लिखा? यस। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जीरो और कांस्टेंट सम अप्रोच टू पावर इज रिफ्लेक्टेड इन द थियरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स ऑल्सो। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा हो गया। पार्सन्स एज अ फंक्शनलिस्ट गिव वेरिएबल सम अप्रोच। क्या हमने ये नहीं लिखा? यस वी रोट। हाउ वर वी एबल टू राइट? बिकॉज वी थॉट बिफोर राइटिंग। तो इसीलिए पहले बैठ के सोचो और फिर लिखो। तो 7 मिनट में आंसर लिखना नहीं है, 7 मिनट में आंसर बिल्ड करना है एंड लिखना है। ठीक है, दोनों चीज़ें करनी है। तो पार्सन अ फंक्शनलिस्ट गेव द वेरिएबल सम अप्रोच टू पावर। क्वांटम ऑफ पावर कीप्स चेंजिंग,
सब्जेक्ट टू कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है, तो पावर का काम क्या होता है? तो मतलब वेबर से पूछो पावर का काम क्या है, तो पावर से वेबर कहेगा कि एक डायरेक्शन होती है इंस्ट्रक्शन की, कि कौन इंस्ट्रक्शन देगा, कौन फॉलो करेगा। ठीक है, पार्सन कहता है कि नहीं, पावर से आप इम्प्लीमेंट करते हो वैल्यू कंसेंसस को, कि जो समाज ने डिसाइड करा है वो पावरफुल आदमी करेगा। सिंपल बात भी सही है भाई, कि अगर मान लीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो सोसाइटी का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर वो उनका टेक केयर नहीं करेंगे, इफ़ दे डोंट लिसन टू द विल ऑफ द पीपल, देन ही विल बी वोटेड आउट नेक्स्ट ईयर, है ना? तो वैसे करके कह रहे हैं, those who are present in powerful position are mere representatives and are supposed to act in interest of those who have chosen them, है ना? वही सेम चीज़ कि उनको वैल्यू कंसेंसस को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज ऑफ पावर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू कंसेंसस। Pluralist view of power given by Dahl and Mannheim builds upon Parsonian view that power is well distributed in society। ठीक है, तो हमको पता चल गया ना कि पार्सन पावर के बारे में क्या बोलता है, वेबर क्या बोलता है। और अब मुझे पता है कि भाई पार्सन और ढाल को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं ऐसे लिख दूंगा पार्सन की ढाल, है ना? पावर पावर है तो वैसे पावर में से होता है ना, कोई आपको मारे तो ढाल चाहिए, तो ऐसे करके मैं अपने दिमाग में बना लूँगा और अगली बार अपने आप ही ढाल मेरे आंसर में आ जाएगा। Thus, view of both Parson and Weber are enrich the sociological understanding of power। ठीक है, बढ़िया, सिंपल। The process of secularization was greatly aided by transformation of human consciousness triggered by popularization of scientific ideas among the common people। भाई इसमें तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन और उससे होने वाली रेनेसा, और रेनेसा एंड मॉडर्निटी, है ना? तो मैं तो वही लिखता, कि ऐसे लिखता, सॉरी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से आने वाली मॉडर्निटी और रेनेसा। मैं तो ऐसे लिख देता, ये डायग्राम बना देता कि भाई जब यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, तो उसी से तो भाई फिर मॉडर्निटी और क्या कहते हैं रेनेसा ये सब आई, है ना? तो फिर ये इसके आगे और आप क्या ही लिख सकते हो? दी एंड है भाई, स्टोरी खत्म। इफ़ यू हैव नॉट रिटन दिस, देन मैं तो नंबर काटता, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है ये। और मैं क्या लिख सकता हूँ? फिर इसके बाद ऑफ कोर्स भाई हम इंडिया का एग्जांपल देते, कि इंडिया के अंदर सेक्युलराइजेशन हो रही है ना? सेक्युलराइजेशन हो रही है, तो इंडिया के अंदर जो सेक्युलराइजेशन हो रही है वो क्या कहते हैं, इट वाज आल्सो ड्रिवन बाय साइंटिफिक आइडियाज़। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, साइंटिफिक आइडिया लिखा ना, तो पॉलिटिकल साइंस में ये बताया कि कैसे सेक्युलर डिमांड्स जो थी, मतलब हमारी जो डिमांड्स थी वो रिलीजियस नहीं थी। मतलब ऐसे करके मैं लिखूंगा कि पॉलिटिकल साइंस की जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारी जो थी वो सेक्युलर डिमांड्स की वजह से थी, है ना? और जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है वहाँ पर सेक्युलरिज्म जो है उसका एक असेंशियल फैसेट रहा है ना? तो समथिंग ऑन दैट मैं ये लिखता कि इंडिया के अंदर भी जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, है ना, साइंटिफिक आइडियाज़ डेवलप हुए, तो उससे भी सेक्युलरिज्म आई है। और वेस्ट में भी हुआ था, इंडिया में भी हुआ था, और ऐसे करके मैं मतलब मैं ऐसे करके लिखता। चलिए, और सेक्युलरिज्म का लिखा हुआ है, सेक्युलरिज्म इज द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लाइन्स। ये भी ठीक है, डिक्लाइन की जगह पे ना विड्रॉल ज़्यादा अच्छा शब्द है, नहीं? सेक्युलरिज्म इज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट स्पीयर्स। यहाँ पे लिखा है एज अ फिनोमिना इट वाज प्रेडिक्टेड बाय अर्ली एवोल्यूशनरी थियरीज लाइक कॉम्टे, जिसने कहा कि पहले समाज थियोलॉजिकल होगा, फिर मेटाफिजिकल होगा, और फिर पॉजिटिविस्ट हो जाएगा। थियोलॉजिकल कौन है आजकल के समय? ट्राइबल्स कह लो। मेटाफिजिकल कौन हो रहा है? या फिर आज के समय हमारी जो विलेज है वो थियोलॉजिकल है, हम जो कि सिटीज़ में रहते हैं हम थोड़े मेटाफिजिकल से हैं। और पॉजिटिविस्ट जो कि मतलब वेस्ट की तरफ है ना, रिलीजन का इतना इन्फ्लुएंस ही नहीं है। स्पेंसर ने कहा कि साइंस साइंस विल ब्रिंग मॉडर्न रिलीजन। वेबर ने कहा इंक्रीजिंग रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी होगी।
ये सब पूछा तो नहीं है बट ठीक है। ब्रायन विल्सन हैज़ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन थ्रू, अरे मतलब सेक्युलराइजेशन ज़्यादा बोल दिया। मतलब ये था ना कि मतलब कैसे सेक्युलराइजेशन साइंटिफिक आइडियाज़ की वजह से हुई, है ना, तो वो लिखना था शायद। ठीक है भाई, वो टॉपर है, वो कुछ हम कुछ नहीं बोल सकते। तो बट मैं तो मतलब एग्जाम में वैसे ही लिखता। ब्रायन विल्सन हैज़ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन थ्रू declining attendance in the institutional religious practices, decreasing influence of religion in other forms of social life, segregation of religion and state, pluralism, diluting monopolistic control of religion. अब इंडिविजुअलिज्म में चलते, पीपल सीकिंग देयर वे आउट। तो यहाँ पे आ चुका है कि पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज एज स्टार्टेड बाय रेनेसा रेनेसा कलर and grown in different phases of industrial revolution has led to a decline in role of religion. Science offering alternative explanation to questions which earlier religion created. बहुत ही बढ़िया. Science coming as a solution to numerous challenges for which earlier religion was accused, जैसे drought resistant agriculture, कि पहले भगवान के लिए यज्ञ करा लेते थे फॉर गुड हार्वेस्ट, लेकिन अब क्या, अब तो पता है ना कि इस साल लानीना ईयर है, दिक्कत हो सकती है. However, Einstein described science without religion as lame, religion without science as blind, as evident in rising sects and cults and growing religious revivalism. ओके, थोड़ा हिट किया. तो यहाँ पे कह रहे आइंस्टाइन ने बोला कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. आगे देखते हैं. राइजिंग डिवोर्स रेट आर इंडिकेटिव ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज, कमिटमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़. ठीक है. और यहाँ पे लिखा है कि इन द लाइट ऑफ दिस डिस्कस द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवोर्सेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया. ठीक है. तो चेंजिंग एटीट्यूड है टुवर्ड्स मैरिज. ठीक है. तो मैरिज की तरफ कैसे एटीट्यूड चेंज हो रहा है. एंड कमिटमेंट वो छोड़ो, मैरिज एंड कमिटमेंट ठीक है वो कर लेंगे. तो क्यों है मतलब ये एटीट्यूड, हम कहेंगे कि इंडिविजुअलिज्म ऊपर है. ठीक है. मतलब फिर इसके बाद हम कहेंगे कि इंडिविजुअलिज्म ऊपर है, और जो जो मैरिज है उसका सेक्रामेंटल रोल से ज़्यादा एग्रीमेंटल रोल है कि भाई हमारा ये एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था, सॉरी आपके साथ नहीं चल पा रही है, तो अब हम इस एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं और जो भी सेटलमेंट है उसको करके अपना दूसरा अपना जीते हैं. ठीक है. तो एक एग्रीमेंटल वैल्यू ज़्यादा है, इंडिविजुअल जो है वो अपनी हैप्पीनेस एंड वेलबींग को ज़्यादा देखता है. फिर उसके बाद हम कह देंगे कि और क्या एटीट्यूड में शिफ्ट हुआ है. फिर उसके बाद हम कह देंगे कि अ, मैं जो लव है वो प्लास्टिक हो प्लास्टिक हो गया है. ठीक है. ये मतलब ये सोशोलॉजिकल टर्म है भाई, अपने आप से नहीं. लव जो है वो प्लास्टिक हो चुका है. कि पहले मतलब इट इज़ प्लास्टिक की मतलब इट इज़ मोल्डेबल एंड इट कैन चेंज विद टाइम. ठीक है. इट इज़ मोल्डेबल एंड इट कैन चेंज विद टाइम, तो कुछ ऐसा लिख देता. ठीक है. और रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग डिवोर्सेस क्या है भाई, विमेन की फ्रीडम को वो हाईलाइट करता है. ठीक है. फिर इसके बाद हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को ये दिखाता है. फिर इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि सेक्युलरिज्म को भी ये दिखाता है कि रिलीजन जो है इट इज़ नॉट अ सेक्रमेंट, इट इज़ एन अग्रीमेंट मोर लार्जली. ठीक है. तो वो सोसाइटी के अंदर इंक्रीजिंग सेक्युलरिज्म को दिखाता है, विमेन फ्रीडम को भी दिखाता है, वो तो हमने लिख दिया. तो समथिंग ऑन दीज लाइन आई वुड हैव रिटन, और फिर आगे पीछे जो पॉइंट्स आते हैं वो लिखते. तो नाउ आई एम क्यूरियस कि सर ने क्या लिखा है. एंथनी गिडन डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ सीरियल मोनोगामी रिप्रेजेंटेड एंड राइजिंग डिवोर्स रेट इन ब्रिटिश सोसाइटी. तो बस यहाँ पे ये लिखा है कि एंथनी गिडन्स ने यही सेम चीज़ ब्रिटिश सोसाइटी में बोली है. रीजंस फॉर राइजिंग डिवोर्स रेट क्या है भाई, तो वही सेम चीज़ की भाई वो जो सीक्रेट कंसेप्शन थी वो जा चुकी है. ठीक है. हाई लोडेड इलेक्ट्रिक सर्क्यूट एज डिस्क्राइब्ड बाय एडमंड लीच, न्यूक्लियराइजेशन फैमिली हैज़ लेड टू सो हाई एक्सपेक्टेशन लेवल विथ स्पाउस प्लेस ईच अदर. कि यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि मान लीजिए कि भाई आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, तो आपको चाहिए कि आपकी वाइफ आपके लिए खाना भी बनाए, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी रहे, आप चाहते हो कि वो आपकी फ्रेंड भी हो, आप चाहते हो कि वो आपके बच्चों की टेक केयर भी करे, आप
और ये मेल के लिए भी है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फीमेल, है ना। चीटिंग के इंसिडेंट इसलिए तो इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और के साथ पास चले जाओगे। मान लीजिए कि वो आपकी केयर नहीं कर रही या कर रहा, तो आपको कोई और चाहिए, है ना। आपको चाहिए कि वो खाना बनाए, खाना नहीं बना पा रहे तो फिर आप कहीं और चले जाओगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। कि मतलब यही है, मतलब वो एक मूवी है, मैं तो कहूँगा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस मूवी को देखना जब भी टाइम हो। मेट्रो इन दिनों, आई थिंक दिस वाज फर्स्ट मूवी वेयर आई वाज एबल टू अप्लाई सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। चलिए आगे चलते हैं। एस्पिरेशंस बियॉन्ड रिप्रोडक्टिव रोल, एज वुमेन आर शिफ्टिंग टू प्रोडक्टिव रोल्स बाय राइजिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, दे आर नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल भाई। तो हम ये तो विमेन की फ्रीडम है ना। तो मैं लिख सकता था यार पॉलिटिकल फ्रीडम, कि भाई उसके पास संविधान के अधिकार है। इकोनॉमिक फ्रीडम, वो पैसे कमाती है। सोशल फ्रीडम है कि सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट करती है विडोहुड को, है ना। विडोहुड इज़ नो लॉन्गर अ टैबू। हट यार। मतलब अब दिमाग चल रहा है कि भाई अगर फ्रीडम की बात है तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल में सोचो तो सही। ब्रेक डाउन हाइपोथेसिस है। ब्रेक डाउन हाइपोथेसिस ऑफ जॉइंट टू न्यूक्लियर शिफ्ट ऑफ फैमिलीज हैज़ बीन मार्क्ड बाय राइजिंग इंडिविजुअलिज्म। तो वो इंडिविजुअलिज्म हमने भी बोला था, है ना। फिर उसके बाद लिखा है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ लिव इन मैरिजेस डिस्क्राइब्ड बाय मार्क ब्राउन इज प्रमोटिंग अडल्ट्री आउटसाइड वेडलॉक। ये बात भी सही है कि अडल्ट्री इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है। अब तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब अडल्ट्री इज नॉट इलीगल, इट इज इमोरल, इट इज कंसिडर्ड इमोरल। ठीक है। तो अडल्ट्री को तो इलीगल सैंक्शन से हटा दिया था, बट इट इज स्टिल इमोरल इन इंडियन सोसाइटी, एंड इट इज नॉर्मली ऑल्सो इट इज इमोरल, है ना। चलिए, जैसे वो कहते हैं ना कि अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन द अर्थ, है ना। तो वो चीज़ कि मतलब वी हैव टू बी एथिकल, तभी हम रेस्ट्रेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाई प्रीमियम ऑन रिलेशन एंड डिवोर्स सीन एज एन इमेंसिपेशन, एज डिस्क्राइब बाय फेमिनिस्ट दैट मैरिज एंड फैमिली आर टूल्स ऑफ ऑपरेशन एंड पेट्रियार्की। न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिली भी आ रही हैं, होमोसेक्सुअल फैमिलीज हैं, ठीक है, सरोगेसी है, और एक और चीज़ है भाई, रिस्ट्रक्चर्ड फैमिलीज भी तो हैं। फैमिली भी है, बढ़िया। द राइज इन डिवोर्स रेट आर एन अलार्म फॉर सोसाइटी एंड टू बी needs to be corrected, otherwise it would produce promiscuity। नहीं भाई, मेरा तो पर्सपेक्टिव सिंपल है कि राइज जो है ऑफ डिवोर्स केसेस, वो ये दिखाता है कि मतलब वो ये दिखाता है कि सोसाइटी प्रोग्रेसिव है। जो फीमेल हैं वो एक रिलेटिव फ्रीडम एंजॉय करती हैं, और लाइफ के अंदर मतलब इट इज़ ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेकेंड चांस, है ना। हाउएवर, मतलब हम ये कहेंगे कि जो सोशल नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, है ना, वो उनको अपडेट करना होगा, ताकि ये जो है एक एक्सेप्टेड फिनोमिना ना बने, कि सीरियल मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, वैसा कुछ। यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्यूज सोशल चेंज एज ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, रिस्टोरेशन ऑफ सोसाइटी। ये कौन चचा बोले हैं? ये पार्सन बोला है। मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ता था, अकेले पढ़ते थे तो वो कहता था मार्क्स मामा, लाइक यू आर स्टडिंग अलोन, तो ये लाइक कि मार्क्स मामा, ही माइल ताऊ, पार्सन चाचा, ऐसे करके। ओमवेत मामी। ये याद करना आसान होता है, उस समय पे ऐसा होता है ना कि मैंने कभी इनको सुना नहीं, इनको पढ़ा नहीं, तो कैसे याद करें। तो ऐसे ज़्यादा इजी होता है, मतलब मेरे लिए ऐसे ज़्यादा इजी होता है, रिश्ते बना लो। तो पार्सन्स डिस्क्राइब सोशल चेंज थ्रू, क्या बात है भाई। मैंने आई हैव नॉट रिवाइज्ड, बट फिर भी याद तो रह रहा है कुछ। पार्सन डिस्क्राइब सोशल चेंज थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये क्या हुआ? AGIL करके ये बनता है, ठीक है, AGIL करके ये बनता है। ये AI, तो इसके लिए ना एक ऐसा पार्सन ने बनाया था कि पार्सन ने ये नहीं बनाया था, रुको देखे सर ने बनाया है क्या। नहीं बनाया है। पार्सन ने ना बताया था कि क्या कहते हैं, मतलब
यहाँ पे ऐसे लिखा था, क्या बोलते हैं, सोशल सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल, फिर उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा था कि कुछ तो, क्या कहते हैं, कुछ एक अनीमिक इवेंट होगा, ठीक है। वो अनीमिक इवेंट से क्या होगा, अ, अनी मतलब कुछ अनीमिक इवेंट या कुछ ऐसे लिखा था, हाँ स्ट्रेन लिखा था कि सोशल सिस्टम होगा, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेन आएगी, और वो जो इंडिविजुअल होगा वो उसका फीडबैक देगा, और सोशल सिस्टम जो है वो एडजस्ट कर लेगा। तो ऐसे करके ये वाला डायग्राम बनाना चाहिए था, ये वाला नहीं। ठीक है। चेंज इन वन पार्ट ऑफ द सोशल सब सिस्टम प्रोड्यूसेस रिपल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द न्यू इक्विलिब्रियम। तो ये जो ऊपर बना है ना ये वाला, यही सेम चीज़ यहाँ बनाई है कि कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, इस तरफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, इस तरफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मोर ओवर पार्सन्स आइडिया ऑफ साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज। ओके ठीक है, मतलब हाँ ठीक है चलो। एग्जाम्पल्स चेंजेस इंट्यूस्ड बाय पॉलिटिकल सिस्टम इन इकोनॉमिक सिस्टम, एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बर्थ ऑफ न्यू मिडिल क्लास हुआ, कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उसकी वजह से नई मिडिल क्लास का राइज हुआ। और ये जब मिडिल क्लास जो है ये अर्बन एरियाज में रही तो उसकी वजह से एक नया कल्चर आया जिसको कि हम कहते हैं द अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। Thus, unlike sudden change as propounded by Marxian and conflict theory, structural functionalists emphasize on slow and gradual change in promoting integrated society. Thus, they can't be thus they can't be labeled as wheeled status quo। जैसे कहते थे फंक्शनलिस्ट की दिक्कत क्या है, भाई ये स्टेटस कोइस्ट है। नहीं, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि एक फंक्शन अदा करती है वो समाज में रहेगी, और जब वो फंक्शन अदा नहीं करेगी तो वो समाज उसको उठा के फेंक देगा। अगर हम इसका सिंपल एग्जांपल लें तो डाउरी। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या क्या फंक्शन अदा करती है। जो ब्राइड की फैमिली है वो डाउरी देती है ता अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि भाई हमने तो हमारी बेटी की पूरा वो किया। और जो ग्रूम की फैमिली है उसके लिए ये बेसिकली एक तरीका होता है देखने का, मतलब बेसिकली, चलो ब्राउड ब्राइड ये जो है ना डाउरी, इट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिकल एक्सचेंज, इट इज़ ऑल्सो अ वे टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द ब्राइड, कि जो ब्राइड की फैमिली है उसका क्या स्टेटस है, और ग्रूम की क्या औकात है। कि अगर ग्रूम को मान लो 1 करोड़ की डाउरी मिल रही है, मतलब लड़का तो बढ़िया है ना। तो वैसे करके जैसे बहुत बार आईएएस के टीचर्स भी को वो है, मतलब हंसते हैं, बोलते हैं शायद मतलब आईएएस तो आधे बच्चे इसलिए बन रहे हैं कि दहेज अच्छा मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट दे से, है ना। तो वैसे करके कि डाउरी क्यों नहीं जा रही, बिकॉज इट इज़ डूइंग सम रोल। कल मान लो कि ग्रूम ही कह दे, जो ग्रूम है वो डाउरी को एक नीची नज़र से देखना शुरू कर दे कि जो डाउरी है इट इज़ डिसगस्टिंग, है ना। अगर उसके अंदर उसके लिए डिसगस्ट है तो सामने वाला कोई कितना भी पैसा दे दे वो नहीं लेगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसी जगहों पे लॉ नहीं चलता, ऐसी जगहों पे लव चलता है। ठीक है, तो अपील ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, अपील ऑफ लव होनी चाहिए। मतलब ऐसे अपील ऑफ लव, हेट, डिसगस्ट एंड प्राइड, कि इसकी कॉकटेल बना के पिलाओ। बीवी से प्यार नहीं करते, दहेज ले रहे हो, हेट, है ना। ऐसी रूढ़िवादी सोच रखते हो, डिसगस्ट, कि मतलब ऐसे करके कि मतलब कितनी डिसगस्टिंग बात है कि एक लड़का जो कि पैसे कमा सकता है वो पैसे ले रहा है ना। तो इससे अच्छा तो मतलब वो हो जाओ, क्या कहते हैं, मतलब वैसे कर दिए कि मर्द नहीं है क्या, वैसे करके। और प्राइड क्या, जो मर्द वही जो डाउरी ना ले, हम समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसे करके कैंपेन्स किए जाते हैं। ठीक है, तो वी अपील टू समवंस लव, हेट, डिसगस्ट एंड प्राइड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन स्लेव सोसाइटी। तो सर ने कौन कौन से क्वेश्चन लिखे, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, अब हमको 6 पढ़ना है क्योंकि सर ने 6 लिखा है। फिर या तो 7 लिखा होगा या तो 8 लिखा होगा। तो वी आर वेरी क्लोज टू दी एंड।
Social organization of work in slave society was characterized by extreme exploitation, dehumanization of enslaved individual. मुझे स्लेव देखते ही याद आता है मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद मैं गुप्ता पीरियड के बारे में लिख दूंगा कि गुप्ता पीरियड के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम, मतलब गुप्ता पीरियड में, या फिर छोड़ो, ये तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो गजापति रूलर्स का एग्जाम्पल लिख देंगे कि भाई ढूंढ लो जाओ, फ्रॉम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव गजापति का। अहोम का भी लिख सकते हैं, अहोम्स में भी स्लेवरी होती थी। मतलब वो जो स्लेव्स होते थे, वो एज अ सर्विस देते थे कि आप बेसिकली स्टेट किसको सर्व कर रहे हो फ्री में, और उसके लिए आपको खाना रहना पीना ये सब मिल जाएगा। तो मैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये लिख देता, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से ये लिख देता, और ये और क्या पर्सपेक्टिव हम ले सकते हैं स्लेव्स के लिए। हम वी कैन टेक, हाँ मतलब इतना ही दिमाग में आ रहा है। हम इसका भी एग्जांपल ले सकते थे कॉलोनियल पीरियड का, कि चीप लेबर चाहिए थी तो भाई स्लेवरी चला दी इन लोगों ने, है ना। तो ऐसे करके वी कैन राइट, तो है ना, तो वो लिख सकते थे कॉलोनियलिज्म का, कि कॉलोनियलिज्म के एग्जांपल लिख दिए, और उसमें अगर कोई मूवी है तो मूवी का एग्जांपल लिख दिया। एक मूवी आई थी यार, वो उसकी विल स्मिथ की, नाम याद नहीं आ रहा, इमेंसिपेशन नाम था शायद, है ना, इमेंसिपेशन। तो ऐसे लिखना है कि मूवीज लाइक इमेंसिपेशन ऑफ विल स्मिथ जो है, इट हाईलाइट्स द सोशल conditions in which the slaves lived in America, है ना, and worked on the farms. Something like that we can write. But of course, we will start with Marx, then we can give Indological perspective, and then we give the मूवी का पर्सपेक्टिव। भाई अब तुम कहोगे मूवी का एग्जांपल दे रहा है, अबे है नहीं क्या हमारे पास, है ना भाई, वो डॉक्यूमेंट वाला, डॉक्यूमेंट एनालिसिस वाला है ना हमारा, कि जहाँ पे हम कहते हैं कि हम मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्स का लेते हैं फॉर सोशोलॉजिकल रिसर्च, है ना। तो और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में महाभारत से समझ रहे हैं भाई इंडियन सोसाइटी, और मैं क्या बोलूँ। Slave society, as described by Marx in his work Theory of Historical Materialism, is marked by shift from egalitarian primitive communism. Slave society was marked by कौन, मास्टर्स एंड स्लेव। मैंने कहा ना, मार्क्स से स्टार्ट करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एज हैव एंड हैव नॉट्स, दो टेक्नोलॉजी वॉज स्टिल प्रिमिटिव, मास्टर्ड हैड कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे भाई, जो टूल्स है ना, जो टूल्स थे वो मास्टर्स के कंट्रोल में थे, thus exercising their legitimacy over subdued slaves. Slavery marked a bolt in human history क्योंकि it was a form of exploitation of man by man. Emergence of slavery, फिर उसके बाद as described by Marx, it was a result of conflict between tribes over territorial jurisdiction. The winning tribes subjugated the losing tribes as bounded laborers and slaves. Features of slavery क्या थे? Unquestionable loyalty to master, every word from the mouth was the law of the land. Subjugation of whole kinship kin group, जिसमें कि हम जजमानी, मतलब जजमानी नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, ऑफन स्लेवरी persisted along with generations. Son of a slave was also bound to master, bound to the master's family. ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट अकिन टू एनिमल्स, मास्टर हैड कंप्लीट राइट ओवर बॉडी ऑफ द स्लेव हु लैक्ड एनी मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो इसमें हम स्लेव्स का जो सिस्टम है, जो कि हमने पढ़ा था ना, कि अलाउद्दीन का एक स्लेव था, याद करो, है ना। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो भी तो स्लेव था किसका भाई, क्या नाम था उसका, मोहम्मद शाह नहीं, महमूद मोहम्मद गौरी का, है ना, शायद गौरी नाम था। तो मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐसे भी मतलब एक ऑल्टरनेटिव एंगल भी दे सकते, सबमिसिव एंड लैक ऑफ यूनिटी। फिर ऐसे लिख सकते हैं ना कि स्लेव की जो स्टेटस है वो इवॉल्व हुआ, जैसे कि अमेरिकन ट्रेडिशनल स्लेव्स थे, अमेरिकन स्लेव्स की दिक्कत थी, फिर उसके बाद स्लेव्स की इमेंसिपेशन हो गई। फिर हमको मेडिवियल पीरियड में दिखता है कि कैसे मोहम्मद गोरी अपने स्लेव को इंडिया का किंग बना देता है। फिर इसके बाद हमको मॉडर्न डे स्लेवरी दिखती है, जो मॉडर्न डे स्लेवरी है ना, वो भी तो वैसे कहते हैं ना मॉडर्न डे स्लेवरी। तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि मॉडर्न डे स्लेवरी जो है वो क्लास, मतलब या फिर मनी मनी ड्रिवन है।
है ना, वैसे करके हम लिख सकते हैं। मटेरियल ड्रिवन मॉडर्न डे स्लेवरी, सबमिसिव एंड लैक ऑफ यूनिटी है। कन्फ्लिक्ट वॉज अनफाउंड एज slaves didn't constitute a unified group. Commodification of human life as evident from slave trade. Full value rather than surplus value of labor was appropriated by masters. बिल्कुल। According to Marx, qual क्वां ये क्या लिखा है? अच्छा, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव तो नहीं होगा, क्वालिटेटिव ही होगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्वालिटेटिव चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा क्वांटिटेटिव है। यहाँ पे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्वांटिटेटिव चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेड टू क्वालिटेटिव चेंज इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। बात तो सही है, हाँ, एकदम बिल्कुल। लीडिंग टू बर्थ ऑफ फ्यूडलिज्म, हाउएवर अकॉर्डिंग टू मार्क्स द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन was found to be in capitalism, which was in the form of breeding ground for proletarian revolution, eventually leading to communism। वो कह रहे हैं कि सबसे जो एक्सप्लॉयटेटिव है ये है, क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म है। क्योंकि बाकी सिस्टम्स में ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बॉडी होता था, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइंड भी है। कैसे? एलियनेट ही कर देता है पूरा। In world history, colonialism and imperialism gave a momentum to slave trade. However, by early 20th century, most of the most of the civilized world had done away with slavery. Despite this, modern form of slavery still persists in the form of child soldiers, trafficked sex workers, and forced prostitutes. बहुत ही बढ़िया, वाह भाई। Even I could not think modern slavery में कि child labor होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, एंड forced prostitutes। फिर इसके बाद द स्लेवरी हैज़ चेंज्ड फॉर्म्स विथ चेंजिंग टाइम्स एंड अडॉप्टेड एज पर द फोर्सेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जैसे कहते हैं कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भी 3 पेजेस का होगा। द सोशल चेंजेस सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन, सोशल चेंजेस सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन इन सोशल स्ट्रक्चर्स इंटरैक्शंस। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। डिस्कस द cyclical theory of social change and their relevance to understand the contemporary changes in society। ओके, साइक्लिकल theory of social change तो सर्कुलेटिंग एलिट से याद आता है, पहला तो यही है। फिर उसके बाद याद आती है सोशल चेंज में साइक्लिकल theory ऑफ सोशल चेंज। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई नो आई हैव स्टडीड दिस। तो देखते हैं सर ने क्या लिखा है। और जैसे मतलब यूनिलीनियल थेरीज तो इनफाइनाइट पता है, साइक्लिकल में नहीं याद आ रहा। कॉम्टे, दरखाइम, वेबर, इन सब ने, मार्क्स, इन सब ने क्या दिया है? यूनी यूनी यूनिलीनियर दिया है। सोशल चेंज रेफर्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन टू अनदर। तो यूनिलीनियर देखा सर का। अगर दूसरा वाला नहीं पता है तो ये बता दिया कि कॉम्टे, स्पेंसर, दरखाइम, मार्क्स, इन सब ने वो दिया हुआ था, यूनिलीनियर दिया है। साइक्लिकल एलिट थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ये हमने बात करी, ठीक है। और कौन सी है? साइक्लिकल थियरीज डिस्कार्ड द यूनिलीनियर थियरी एंड आर्ग्यू डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज। नहीं आ रहा भाई सर को, ठीक है। तो पीटर सोरोकिन है, तो उसने कहा कि सोसाइटी जो है, हाँ, आइडिएशनल, सेंसेट एंड सेंसेशनल, इन तीनों पे चलती है। आइडिएशनल मतलब आइडिया ज़्यादा प्रधान होते हैं, सेंसेट मतलब जहाँ पे जो हम देख सकते हैं, ये जो होती है ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। ये जो होती है ये ज़्यादा आई वुड से, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, आई थिंक ये वाली ये वाली ज़्यादा रिलीजियस होती है, ये वाली ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, एंड इट इज़ अ मिक्स, ऐसे करके होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पार्सियंस थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, बिल्कुल भाई, ये बना दिया। साइबरनेटिक थ्योरी ऑफ AG1 AG2 ये हमने पहले भी देखा था। द साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज हैव डाइवर्सिफाइड सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज। ठीक है भाई, मतलब व्हाट आई एम सेइंग ना कि जब ऐसा होता है ना कि भाई मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे लगता है ना कि हम थोड़ा सा हड़बड़ाहट कर देते हैं। देखो ना यहाँ पे कुछ और भी पूछा था, हम वो बता सकते थे।
कि उनका रेलेवेंस टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी चेंज क्या है भाई। इसमें हम एग्जांपल दे सकते थे सर्कुलेशन ऑफ एलिट, है ना, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। कैसे भाई, यूएसए में कभी रिपब्लिकन आते हैं और डेमोक्रेट्स आते हैं, है ना। तो जो जो डेमोक्रेट्स हैं वो थोड़े लायन को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं रिपब्लिकन्स जो हैं वो थोड़े लायन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्रेसिव है लायन की तरह, और जो बाइडन जो है वो फॉक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। लिख दो, कोई दिक्कत, अरे क्या ही काट देगा वो, है ना। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद वी कैन टॉक अबाउट, लेट्स से, इंडियन सोसाइटी के बारे में, कि कैसे वो पहले आइडिएशनल थी, अब वहाँ से वो सेंसेट हो रही है, और जो अर्बन स्ट्रक्चर है वो जो है वो थोड़ा सा, जो तीसरा वाला है, क्या था तीसरा, सेन सेंसेशनल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्सन का इक्विलिब्रियम है, तो इसको भी हम दिखा सकते हैं। कहाँ दिखा सकते हैं कि कैसे, क्या कहते हैं, वी कैन टॉक अबाउट जेंडर नॉर्म्स के बारे में, है ना, कि कैसे एग्जिस्टिंग जेंडर नॉर्म थे। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जैसे सबरीमाला जजमेंट 377। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो फिर उसके बाद चेंज आया, मतलब क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आया तो एक फीडबैक गया कि भाई ये जो चल रहा है ये थोड़ा सा गलत चल रहा है, क्योंकि संविधान ने भी बोल दिया। तो चेंज इन सोसाइटी, तो है ना, तो चेंज, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि न्यू सोशल सिस्टम, न्यू सोशल सिस्टम प्लेस्ड, ऐसे करके। ठीक है, तो अगली वाली एग्जामिने अगला वाला जो हम प्रॉपर कॉपी करेंगे, तब तक मैं ये पढ़ के आ जाऊँगा, तो प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, है समथिंग ऑन दैट लाइन वी कुड हैव रिटन, थोड़े नंबर ज़्यादा मिल जाते। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सिटीजनशिप इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट डिफाइंस द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेंबरशिप ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। डिस्कस, बढ़िया है। तो हाँ भाई, बात तो सही है ना, डेफिनेशन दे दी और बोल रहे हैं डिस्कस करो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ना कि इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो इसका एंटी में लिख देंगे कि मतलब, अ, इसके एंटी में हम क्या लिख सकते हैं, इसके एंटी में तो कुछ है भी नहीं, क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। देख लेते हैं क्या लिखे हैं सर ने, तो मतलब वही की डिस्कस कर लेते हैं कि सिटीजनशिप जो है, मतलब मैं इसकी एवोल्यूशन देता कि सिटीजनशिप जो है ये कहाँ से आती है, इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ दे देता। फिर उसके बाद फ्रांस में इसकी जो उदय हुआ है ना, वहाँ से गाड़ी शुरू करता मैं, थोड़ा दूर से। अगर सिंपल सा पता है ना कि भाई बॉल तेज नहीं फेंक सकते, तो एटलीस्ट रनअप ही लंबा ले लो ताकि गेंद में स्पीड आए, बॉडी के वेट से ही बॉल आगे पहुंचा दूँ। सिटीजनशिप रेफर्स टू अ सेट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज conferred for the conferred by a member of a society. The concept of limited citizenship was propounded by Greek scholars. Thus, it was printed possession in slave society. तो मैं इसको कैसे लिखता, citizenship is a legal status by virtue of which a citizen enjoys certain rights in lieu of performing certain duties, है ना। तो समथिंग समथिंग लाइक दिस आई वुड हैव रिटन। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑन सिविल में, ऑन अ मीवल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ये मुझे नहीं पता है ऑना क्या लिखा है। ठीक है, तो सिविल में लिखा है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप आपके पास होती है, पॉलिटिकल में यूनिवर्सल एड, एड, एड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारी चीज़ें। सोशल में बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। टी एच मार्शल्स डिस्क्रिप्शन ऑन टी एच मार्शल्स डिस्क्रिप्शन ऑन वेव्स फेजेस ऑफ वेव्स ऑन ऑन वेव्स एंड फेजेस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये बेसिकली टी एच मार्शल सर ने कहा है कि भाई आपके कुछ सिविल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ठीक है, फाइन। Citizens citizens are awarded certain privileges as fundamental rights in Indian Constitution. Citizens are expected to receive benefit from the state. बिल्कुल,
नेशंस प्लेस द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन अबव अदर्स, बात तो सही है. हाउएवर विद फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड, भाई क्वेश्चन क्या है यार, डिस्कस करने के लिए बोला ना, तो मैं राइट्स का, ठीक है, मतलब नेशनल बाउंड्रीज, द वेरी कॉन्सेप्ट इज इन द क्वेश्चन. मार्क स्मिथ आर्ग्यूज द फॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिटीजनशिप इन द वेक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस. जैसे कि एक स्टेट है और एक स्टेट है, सिटीजन है. तो स्टेट जो है इट गिव्स राइट्स टू द सिटीजन, एंड यहाँ पे लिखा है कि जो सिटीजन्स हैं वो स्टेट को लेजिटमाइज कर देते हैं. यहाँ पे लिखा है डेरिक हीटर है आर्ग्यूज दैट सिटीजनशिप एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इन प्लूरल सोसाइटी. However, concept of citizenship alone can't be sufficient at times, as Gail Omwith argues that Dalit women are suffering as sub-citizens in Indian context. फेयर इनफ, ठीक है भाई, आदमी और क्या ही लिखेगा एग्ज़ाम में. जब आप बैठते हो ना वहाँ पे, यहाँ पे घर पे बैठ के तो मैं जज कर सकता हूँ सर को कि अरे ये क्या लिखा है. भाई एग्ज़ाम में जाके पता नहीं यार व्हाट इट इज़ लाइक. मतलब मैं तो कहता हूँ कि मतलब दिस इज़ द राइट वर्ड टू यूज़. मतलब सोशोलॉजिकल पूरा पर्सपेक्टिव लेके कि यू शुड प्रैक्टिस सो मच दैट इन द एग्ज़ाम यू डोमिनेट द पेपर. कि मतलब इफ़ यू डोमिनेट द पेपर यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर. मतलब पेपर आपके ऊपर चढ़ गया तो आप मतलब ऐसे करोगे. पता है एग्जाम में क्या होता है, प्रेजेंट डे मास मीडिया इज सेंड टू ओवर्ट पर्पस कन्वर्ट फंक्शन. मास मीडिया का कुछ दिक्कत है, मतलब शेपिंग कल्चरल नॉर्म्स, रीइंफोर्सिंग सोशल हायरार्कीज, एनालाइज द रोल ऑफ मास मीडिया. अच्छा ठीक है, करो, करते हैं, रोल करते हैं. भाई पूरा भी नहीं पढ़ेंगे, है ना, पूरा ही नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन. जबकि ये तो वही बात हो गई ना कि आपको किसी ने बोला कि आपको आगे जाना है 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, और फिर उसके बाद 4 किलोमीटर के बाद यू टर्न ले लेना, आपका घर आ जाएगा. आपने बस थोड़ा सुना और आप निकल गए, कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे. तो रीडिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग इट इज़ लाइक हाफ द बैटल वन. राइट, इट इज़ हाफ द बैटल वन. चलो देखते हैं क्या लिखा है. प्रेजेंट डे मास मीडिया हैज़ बीन सीन टू हैव ओवर्ट पर्पस, ठीक है, overt purpose such as information dissemination and covert functions like shaping cultural norms and reinforcing social hierarchies. ठीक है. Analyze the role of mass media in India through मर्टन्स थ्योरी ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन. तो सिंपल सी बात है ना कि मैं क्या बताऊंगा कि वो कैसे कल्चरल नॉर्म्स को हाईलाइट करती है, रीइंफोर्स, एंड सोशल हायरार्कीज को कैसे वो रीइंफोर्स करती है. ठीक है. तो कल्चरल नॉर्म्स को कैसे, भाई जो डिविएंट होते हैं उनको हाईलाइट करती है. फिर उसके बाद जो समाज में जस्टिस हो रही है ना, उसको उसको हाईलाइट करती है कि अगर किसी ने किसी को कुछ किया तो ये बता देना कि जस्टिस ऐसे हुई. तो डिविएंट्स को हाईलाइट करी, जस्टिस को हाईलाइट करी. और क्या करती है, जो क्या कहते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको भी कराती ही है. फॉर एग्जांपल जो मीडिया है वो क्या कहते हैं, रिलीजियस जो क्या कहते हैं, जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनको तो करती ही है. इसी के साथ साथ क्या करते हैं, ये हायरार्कीज़ को भी शेप करती है. इसमें तो मेरे दिमाग में बस नेगेटिव ही आ रहा है, री सोशल हायरार्कीज़ में. तो हम मतलब इसमें यही आ जाएगा कि जो जुडिशरी जो है ना, तो जुडिशरी जो है अ, उसके बारे में बता देगी. फिर इसके बाद क्या कहते हैं, क्लास डिवाइड को हाईलाइट करती है. फिर इसके बाद क्लास डिवाइड को मतलब क्लास एंड कास्ट हायरार्कीज़ को ये शो करती है. ठीक है. फिर इसी के साथ साथ जो जेंडर हायरार्कीज़ हैं, है ना, उनको शो करती है ना. जेंडर हायरार्कीज़ को भी ये शो करती है. तो मैं तो मतलब री इन्फोर्सिंग सोशल हायरार्कीज़ जो है इसको तो नेगेटिव टर्म्स में ही ले रहा हूँ. फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ना कि एनालाइज द रोल. तो फिर उसके बाद करता है कि इसके लेटेंट फंक्शंस क्या हैं और मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या हैं. तो लेटेंट फंक्शंस का मतलब वो जो कि ये झुपे झुपे करती है, मतलब जिस तो वही होगा कि शेपिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड री इन्फोर्सिंग सोशल हायरार्कीज़. और मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा कि ये डिस्कोर्सेस लेकर आती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है. मतलब इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं. तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर डिस्कोर्सेस को शेप करना. फिर इसी के साथ साथ सोसाइटी के अंदर क्या कहते हैं, सोसाइटी के मतलब हम कह लेंगे कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनको अकाउंटेबल करती है. फिर उसके बाद हम कहेंगे कि ये बेसिकली प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी बनती है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीज़न. तो कुछ ऐसा करके लिख दिया, हो गया ख़त्म, है ना. चलिए
अब देखते हैं सर ने क्या करा है। यहाँ पे लिखा है मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट एज बाय पॉलिटिकल एनालिसिस्ट एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके काफ़ी लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो लुइस एल्थूसर ने ये कहा है कि मीडिया जो है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है जो कि स्टेट की आइडियोलॉजी को फर्दर करती है। बात भी सही है, बिल्कुल है भाई, बट पॉजिटिव लाइट में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं। एट टाइम्स यहाँ पे लिखा है कि एट टाइम्स ये बेसिकली जो कंडीशन कर देती है माइंड्स ऑफ सिटीजन टू परसीव द ट्रुथ फ्रॉम सिंगुलर लेंस कॉम्प्रोमाइजिंग लेजिटिमेसी एंड फैक्ट। ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मास मीडिया एंड फंक्शंस सोशल मीडियाज सोशल मीडिया द रोल्स एंड फंक्शंस आर इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, द रोल ऑफ मास मीडिया। भाई क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन तो मतलब काफ़ी वो था ना, मतलब पॉइंटेड था शायद। यहाँ पे मास मीडिया लिखा तो हुआ है, तो फिर इतना उसमें क्यों जाना है? ठीक है, तो सर एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जनरली द रोल ऑफ मास मीडिया थ्रू यहाँ पे मर्टोनियन मर्टोनियन फ्रेमवर्क। भाई मैंने पहली बार ये सुना है। तो इसके लेटेंट फंक्शंस क्या हैं? पहला है सोशल इन्फ्लुएंस एंड पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज, कैंपेन फॉर स्वच्छ भारत, प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज्म, जैसे कि माई GOV पोर्टल फॉर इनवाइटिंग पब्लिक ओपिनियन। इसके डिसफंक्शंस भी हैं, कैसे भाई? कंज्यूमरिज्म को ब्रीड करती है। फिर इसके बाद प्रमोट्स मोनोकल्चर, मतलब जो अर्बन कॉस्मोपॉलिटिकल कल्चर है उसको ये प्रमोट करती है। मुस्लिम्स को पोर्ट्रे कर दिया एज टेररिस्ट। वाह भाई। वाइल ब्रीचिंग आयरन कर्टेन गैप्स बिटवीन एडिटोरियल एंड मार्केटिंग टीम, इंस्टांसेस ऑफ पेड जर्नलिज्म फेक जर्नलिज्म हैव इंक्रीज्ड। बिल्कुल भाई, येलो जर्नलिज्म, जो मीडिया है उसकी कॉरपोरेटाइजेशन हो चुकी है कि कॉरपोरेट्स जो हैं वो मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, इसलिए कॉरपोरेट्स के बारे में कुछ बोलते नहीं। जैसे मतलब हर कॉरपोरेट का है, जैसे अडानी का भी है, अंबानी का भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेंसेशनलाइजेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, प्रमोटिंग पेट्रियार्कियल गेस, जैसे कि स्टोरी ऑफ शारदा वॉकर। तो इसके मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या हैं? यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जैसे कि फिर उसके बाद ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड यूनिफॉर्मिटी इज़ प्रमोटेड। फिर उसके बाद रेजिंग अवेयरनेस। तो ये इंफॉर्मेशन देती है, अवेयरनेस देती है, सोसाइटी में डिस्कोर्सेज को शेप करती है, सोशल इश्यूज को हाईलाइट करती है, और एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पावर, मतलब रूल्ड एंड रूलिंग के वो भी काम करते हैं। तो ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, तो कुछ डिसफंक्शंस भी हैं भाई, मतलब एक क्विक मोबिलाइजेशन हो जाती है, कैंगरू कोर्ट्स जिसको कहते हैं। कैंगरू कोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मतलब वो रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ था कि भाई वो मतलब वैसे कि जीवन ही न तबाह कर दिया है ना। तो वैसे करके कि मतलब आप मतलब वर्डिक देते हो, जैसे वो मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो, वो वाला था ना भाई रिया चक्रवर्ती के साथ, वो वाला सेम भाई। तो मीडिया ट्रायल्स जो वही सेम चीज़ लिखी है, एज डिस्क्राइब्ड बाय बाउडीलैंड, मीडिया मीडिया गवर्न्स द लाइफ टुडे थ्रू यूनिक सिंबल्स। ठीक है, दिस इज मर्टन्स फ्रेमवर्क। इन दिस मर्टन्स फ्रेमवर्क fits well to find the challenges associated with mass media in Indian society and क्या है ये? फॉर द सेम, मतलब बेसिकली यही लिखा है कि कैसे वो है ना। तो सिंपल सी बात थी, म- कुछ मैनिफेस्ट फंक्शंस, कुछ लेटेंट फंक्शंस बताने थे, और बस ख़त्म करना था। ठीक है, एक स्टेप आगे जाके देखो डिसफंक्शंस भी बता सकते थे, और कुछ नहीं। ज़्यादा भी नहीं लिखना ना, इमोशनली लिखेंगे तो निकाल देंगे एग्ज़ाम से ही। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी फ्रॉम एंटोनियो ग्राम्सकीज थियरी, हेजीमनी की बात हो रही है। डिस्कस द डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड कल्चरल नॉर्म्स दैट री द पावर स्ट्रक्चर इन इंडियन सोसाइटी। तो समझ में आ रहा ना कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी की हेजीमनी होगी। हाउ दीज आइडियोलॉजीज शेप पीपल्स परसेप्शन एंड बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रिप्रोडक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन। मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये ग्राम्स की ना थोड़ा मार्क्सिस्ट जैसी बातें करता था,
ये कहता था कि जो डोमिनेंट होते हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, जो इनकी डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है, ये अलग अलग तरीके से समाज में फैलाते हैं और लोग इसको मान लेते हैं, जैसे कि डिवाइन राइट टू रूल ऑफ द किंग। ठीक है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कि भाई पैसा कमाओ अंधा, तो वो कॉरपोरेट्स को फ़ायदा देता है ना, तो मार्क्स भी यही कहता था। फिर इसके बाद तो वैसे करके कह देंगे, है ना, कि तो फिर इनके पास मीन्स क्या होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं मीडिया को। पहला, ये कंट्रोल करते हैं कैरिज्मेटिक कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल्स को। ये कंट्रोल करते हैं कल्चर को। ये कंट्रोल करते हैं सोसाइटी के डिस्कोर्सेस को। और ऐसे करके ये अपनी हेजीमनी मेंटेन करके रखते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास एंड पावरफुल, मतलब जैसे पॉलिटिकल क्लास, मतलब जैसे वहाँ पे कहते थे कि अमेरिका में कहते थे कि पॉलिटी, मिलिट्री एंड कौन था तीसरा, पॉलिटी, मिलिट्री, पॉलिटिकल क्लास, मिलिट्री एंड इंडस्ट्री, ये तीन डोमिनेंट ग्रुप्स हैं और ये अमेरिका के फ्यूचर को तय करते हैं। इसी के ऊपर एक वो भी बनी है मूवी, हाउस ऑफ, ड्रामा है हाउस ऑफ कार्ड्स, है ना। तो ऐसे करके लिख दिया, हो गया। चलिए, ग्राम्स्की gave the idea of hegemony and counter hegemony to understand the conflict and power relation. Application in Indian context, caste। ये एक डोमिनेंट कास्ट है। श्रीनिवास ने कहा कि कैसे डिस्क्राइब्ड एज अ काउंटर हेजिमनी, फोर्स अगेंस्ट द ट्रेडिशनल ऑर्डर। दलित मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑल्सो प्रमोट दलित कॉन्शियसनेस एंड प्रोड्यूसिंग करंट्स ऑफ काउंटर हेजिमनी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी पूछा था, काउंटर हेजिमनी नहीं पूछा था। तो पहले हेजिमनी हेजिमनी खेल लेते और फिर काउंटर हेजिमनी भी खेल सकते थे। Traditional hegemony was exercised by upper caste by monopolizing education and inflicting upon forced division of labor। और उसको कल्चरल ग्राउंड पे बताना, जो कि तुमों ने बताया है ना, जैसे फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर था कि जो लोअर कास्ट है वो ये करेगी क्योंकि उसका काम है पॉल्यूशन को अपर कास्ट से बोरो करना। ठीक है, तो जेंडर हेजिमनी, पेट्रियार्कल नोशंस जो हैं, जो कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैदिक टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है। उमर चक्रवर्ती ने कहा कि भर्मनिकल पेट्रियार्की है। उषा पटनायक कहती है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ डाउरी के बारे में बात करी। काउंटर हेजिमनी जो है उसने वुमेन वुमेन मूवमेंट को वुमेन मूवमेंट्स को फर्दर किया। जेंडर सेंसिटिव लेजिस्लेशंस आई, उसकी वजह से जेंडर बजटिंग हुई। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल इन पॉलिटिक्स बहुत कम है, जैसे कि 14% एमपी ही हैं जो कि फीमेल्स हैं। ठीक है। फिर ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल में हेजिमनी किसकी थी, तो धीकूस की थी। काउंटर हेजिमनी में धीकूस को पकड़ के उन्होंने उड़ा के फेंक दिया फिर, है ना। तो रिवोल्ट हुए, तो मुंडा, बिरसा, अहोम, खोल, संती, संथल, ये सब लिखना है। फिर विलेज पावर रिलेशंस में क्या था, तो इसमें विलेज पावर में हमने क्या देखा था, डोमिनेंट कास्ट के बारे में देखी थी, है ना। तो फिर इन्फ्लुएंसेस हेजिमनी एंड काउंटर हेजिमनी। तो विलेज विलेज जो है ये बेसिकली, एफ जी बेली कहता है कि विलेजेस आर फैक्शन रिडन। बेते कहता था कि विलेजेस आर प्रोडक्ट ऑफ फिजन एंड फ्यूजन। फिर वाई अटल हैं, ये कहते थे कि प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैमिली होती थी। ठीक है। आनंद चक्रवर्ती कहते हैं कि ट्रेडिशनली डोमिनेंट सेक्शंस आर कंटिन्यूइंग देयर हेजिमनी इन रूरल इंडिया। मोर ओवर आइडियोलॉजी ऑफ purity and pollution continue to prescribe hegemony of which caste system and for hegemony for which caste system and its inequalities persist। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ग्राम्स्कीज फ्रेमवर्क इज दस द राइट चॉइस टू अंडरस्टैंड द पावर रिलेशन इन इंडिया। ठीक है, मतलब एक बार ना क्वेश्चन को रीड करना चाहूँगा, मे बी आई अंडरस्टूड इट रॉन्ग, और क्या है देखते हैं। दिस हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, मतलब मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि 5-6 क्वेश्चन तो पर पेपर गलत सोच के आता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी, डिस्कस द डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड कल्चरल नॉर्म्स दैट री इन्फोर्स पावर स्ट्रक्चर्स इन इंडियन सोसाइटी। तो पावर स्ट्रक्चर्स क्या है भाई, पॉलिटिकल पावर है, सोशल पावर है और इकोनॉमिक पावर है। हाउ डू दीज आइडियोलॉजी शेप परसेप्शन एंड बिहेवियर, ये कैसे शेप करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया।
contributing to pre-production of the existing power release. ठीक है, ओके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, हेडिंग हेडिंग डाल के लिखो, आदमी के दिमाग में भी रहता है कि मैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस जजमेंट्स हैज़ ग्रांटेड को पार्सनरी राइट, मतलब को पार्सनरी राइट मतलब विमेन एंड मेन दे हैव इक्वल राइट्स इन द फैमिली की प्रॉपर्टी। इन दिस लाइट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनिएज एंड डिसेंट। ये भी सही है भाई, कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। Lineage and descent have been described by Uma Chakrabarti as a means for exploitation of women in India by denying them their due share in paternal property। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होता था ना कि पेट्रियार्कियल मतलब पेट्रीलिनियल सोसाइटी है, तो इसीलिए सन को मिलती थी, तो वैसे करके लिखना है कुछ। तो पेट्रीलिनियल डिसेंडेंट दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर सन is the popular form of descent. A study by Beena Agrawal found that women only constitute 12% of property in India. Women जो हैं they are considered as prayadhan, thus denied co-parsonary right as doing so will enhance wealth of other family. Dowry is seen as a way in which daughters have got their due share, है ना। स्त्री धन भी होता था कि उसको प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ नहीं, तेरे को स्त्री धन दे दिया और तेरे को डाउरी दे दी। यार ये अच्छा पर्सपेक्टिव मिला डाउरी के ऊपर कि आप औरत को प्रॉपर्टी तो देते नहीं हो, है ना, तो उसके जाने से पहले उसको एक वन वन टाइम पेमेंट कर दी डाउरी। ये भी मतलब आई नेवर थॉट लाइक दिस। तो इसीलिए फीमेल की प्रॉपर्टी राइट ज़रूरी है। लीनिएज एंड डिसेंट्स रूल गवर्न्स दैट प्रॉपर्टी एंड द नेम गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें ना मुझे उसका याद आ रहा है, मार्क्स के साथ जो काम करता था, क्या नाम था, एंगल्स। एंगल्स कहता था कि एंगल्स ये कहता था कि फैमिली जो है वो इसीलिए फैमिली जो है वो इसीलिए आई क्योंकि मेल जो था वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने नेक्स्ट डिसेंडेंट को देना चाहता था, तो मेल ने फीमेल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया और उसको डोमेस्टिकेट कर लिया। तो वो भी यहाँ पे लिख सकते थे, विमेन आर ऑफन नॉट एंटाइटल टू कैरी सरनेम ऑफ द ऑफ फर्दर, thus sharing property remains far away goal. While the burden of maintaining the purity of lineage is woman's responsibility, for which her sexuality is controlled, however, she is systematically benefit arising out of the same. As Andre Bete writes, that people in India follow the culture more than constitution, thus systematic societal reforms from below is needed for making legislations and judicial pronouncement effective। ये भी अच्छा है। ऐसे तरह लॉ prescribes the direction which society will take। ठीक है, social norms will determine the direction that society actually takes, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस वी हैव फिनिश दिस टॉपर कॉपी। 8th उन्होंने नहीं लिखा है ना, तो बस आपको 5 लिखने होते हैं। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। सर से हमने क्या सीखा कि ड्रॉप अ लॉट ऑफ थिंकर्स एंड अप्लाई योर हेड बिफोर राइटिंग, थिंक फॉर सम टाइम। एंड ये कब हो पाएगा? व्हेन यू राइट फास्ट, व्हेन यू थिंक फास्ट।